हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है। आज हम लोग नया टॉपिक लेने वाले हैं जो है केंद्र प्रवृत्ति के मान। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके। इसमें शुरुआत में हम इसमें दो लेक्चर आने वाले हैं। एक में हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, दूसरे में हम पढ़ेंगे पार्टीशन वैल्यू। ठीक है। पार्टीशन मतलब विभाजक, विभाजन की जो होती है ना, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम शुरुआत करने वाले हैं मीन मीडियन एंड मोड के बारे में। तो जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। क्या क्या करेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ देखेंगे, इसकी आवश्यकता और उपयोग देखेंगे, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मुख्य मान है कौन कौन से, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य में तीन प्रकार के होते हैं, अंकगणित, ज्यामितीय और हार्मोनिक। ये चीजें हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें अभी। और फिर प्रत्येक मापक की विशेषताएं पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, विधियां पढ़ेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इनकी आवश्यकता और महत्व पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण से। वैसे तो हमने ये टॉपिक पहले लिया हुआ है, आंकड़ों का वर्गीकरण, उसमें मैंने बताया भी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है। तो आंकड़ों का वर्गीकरण हम करते हैं तीन प्रकार से। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी से, एक होती है असतत, और एक होती है सतत श्रेणी। ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है? मान लो आपको नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, और फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे दिन नंबर दे रखे हैं हमको। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वे में लिख दिया ना हमने, ये तो हो जाती है व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है। लेकिन अब हमने ऐसे लिख दिया कि एक आ रहा है एक बार, जैसे 5 आ रहा है 2 बार, तो इसको एक सारणी के रूप में लिख देते हैं ना। जैसे कि एक्स और कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, जैसे एक आ रहा है एक बार, 5 आ रहा है 2 बार, तो वो हो जाती है असतत। ठीक है। आप एक बार नॉर्मल देख लीजिए, उसके बाद परिभाषाएं देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे हमको जैसे नंबर दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, तो ये वाली हो जाती है अपनी वर्गीकृत या फिर सतत श्रेणी। ठीक है। परिभाषा पढ़ लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी की। व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक आंकड़ा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, इसमें किसी विशेष समूह का उपयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं हमको 45, 48, 50, 52, 55। ठीक है। तो ये हो गई व्यक्तिगत श्रेणी। इसके बाद आती है अपनी असतत। जैसे हमको दे रखे हैं 45, 50, 55। 45 अंक कितने बार आ रहे हैं, कितने छात्रों के, दो के, तो फ्रीक्वेंसी दो। 50 कितने के, तीन के। 55 कितने के, तीन चार के। ठीक है। तो ये हो गई असतत। अब आते हैं हम सतत पे। सतत क्या होती है? जिसमें ये आ जाए 60 से 70। एक होती है इसमें लोअर लिमिट, एक होती है हायर लिमिट। जैसे इसमें देखेंगे तो एल कितना है 60, हायर हायर कितना है 70, तो लोअर हायर ये हो गया। ठीक है। तो जहां पे रेंज दी हो, अंक श्रेणी दी हो, तो वो आ जाती है अपनी सतत श्रेणी। अब सतत श्रेणी के बाद हम पढ़ेंगे कि सतत श्रेणी के दो प्रकार की होती है। सतत श्रेणी कैसे होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी समावेशी, और एक होती है अपवर्जी। तो हमको जो पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ते हैं हम अपवर्जी। ठीक है। अगर हमको समावेशी दे रखी हो तो उसको पहले हम अपवर्जी में बदलेंगे और पढ़ते हम अपवर्जी हैं। ठीक है। तो यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको समावेशी होती क्या है। ठीक है। मान लो आपको आंकड़े ऐसे दे रखे हैं 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29। तो ये जो ऐसे आंकड़े लिखे होते हैं ना, ये होती है समावेशी। ठीक है। लेकिन वही आंकड़े अगर हमको दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये हो जाती है अपनी अपवर्जी। क्या फर्क है इनमें, हम क्यों यूज करते हैं ये वाला, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज में, तो वो चीज हम आगे समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। तो अब पढ़ रहे हैं हम समावेशी और अपवर्जित विधि। ठीक है। समावेशी विधि की परिभाषा देख लेते हैं। इस विधि में किसी श्रेणी की ऊपरी सीमा अगली श्रेणी की निम्न सीमा में शामिल होती है। ठीक है। तो 0 से 9, 10 से 19। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब हमसे पूछेंगे 9 कौन से में शामिल है, तो 9 इसमें शामिल होगा। ठीक है। 0 से 9 दे रखा है, तो इसमें कितनी बार नंबर आता है, 5, 7, 8, 4। ठीक है। विशेषता क्या है इसकी, यहाँ 9 पहली श्रेणी में शामिल होगा, 19 दूसरी श्रेणी में शामिल होगा। और यह विधि अक्सर स्कूल मार्कशीट और जैसे आंकड़ों में प्रयोग की जाती है। ठीक है। अगला है अपवर्जित। ठीक है। इस विधि में किसी श्रेणी की ऊपरी सीमा अगली श्रेणी में की निम्न सीमा में शामिल होती है। अगर हमसे पूछ लेना है कि 10 किस में शामिल है, तो 10 भैया इसमें शामिल नहीं होगा, 10 इसमें शामिल होता है। अपवर्जी में ऐसा होता है। अगर यहाँ पे 0 से 9 है, तो 9 अगर ऐसे पूछ ले 0 9 कितने में, तो 9 इसमें शामिल होगा। वहीं अगर इसमें पूछे कि 10 किस में है, तो 10 इसमें शामिल होगा, बजाय इसके। ठीक है। तो इसमें क्या है विशेषता इसकी, यहाँ 10 पहली श्रेणी,
0 से 10 में शामिल नहीं होगा, बल्कि दूसरी श्रेणी 10 से 20 का हिस्सा होगा। इसका उपयोग अक्सर वैज्ञानिक और वित्तीय आंकड़ों में किया जाता है। अब देखो भैया कन्वर्ट कैसे करते हैं चीजों को। अगर हमको समावेशी दे रखी है तो अपवर्ती में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ आगे। समावेशी को अपवर्जित विधि में परिवर्तित करना, ठीक है। तो समावेशी विधि को अपवर्जित में परिवर्तित करने के लिए हर श्रेणी की ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ते हैं और निम्न सीमा में से 0.5 घटाते हैं, ठीक है। जैसे 0 से 9 दे रखा है हमको, तो 0 से 9 में अपन पहले 5 घटा देंगे 0.5 और इसमें 9.5 जोड़ देंगे, मतलब 0.5 जोड़ देंगे। ऐसे इसमें 9.5 हो जाएगा, इसमें 19.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 19.5 हो जाएगा, इसमें 29.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको बदलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे बदलते हैं तो ऐसे देख लो, इन दोनों को जोड़ा हमने, 10 + 9 बटे 2 कर दो, तो ये आ गया 9.5। तो ये 9.5 हो जाएगा, -0.5 से 9.5 कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। तो प्रत्येक नियम क्या है इसका, प्रत्येक श्रेणी की ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़े, प्रत्येक श्रेणी की निम्न सीमा में 0.5 घटाएं, ठीक है। इस प्रकार समावेशी श्रेणी को आसानी से अपवर्जित विधि में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, जो अपना टॉपिक है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक में दो होते हैं, दो माध्य होते हैं, दो टाइप के माध्य होते हैं। एक होते हैं गणितीय माध्य, एक होते हैं स्थिति माध्य। तो पहले इनका मतलब ही समझ लेते हैं कि गणितीय माध्य क्यों बोलते हैं इनको और स्थिति माध्य क्यों बोलते हैं इनको। तो माध्य का हम लोग, आपको देखो थोड़ा रफ आइडिया होगा, जैसे 1 2 3 और 31 दे रखा है और फिर दे रखा है 35। हमसे पूछा माध्यिका कौन सी है इसकी, तो हमने मिडिल लगा दिया, ठीक है। वहीं हमसे इसका माध्य पूछा, सबको जोड़ के हम डिवाइड कर देंगे उससे कितने संख्या है, ठीक है। तो स्थिति माध्य में क्या, अगर यहाँ पे जैसे 35 की जगह 50 लिख दिया हमने, तो भैया माध्यिका इसमें यही रहेगी, बहुलक भी जो चीज ज्यादा आएगी ना वही रहेगा। तो माध्यिका और बहुलक ऐसे हैं जिनमें आप आगे पीछे कितने मान चेंज कर दो, कितना ही बड़ा मान लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। इसलिए वो स्थिति पे निर्भर करते हैं, तो स्थिति माध्य के अंतर आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम 1 2 3 और 31 को हटा के यहाँ पे 50 लिख देंगे ना, तो माध्य में बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन गणितीय माध्य, क्योंकि इनमें परिवर्तन आ जाता है। तो गणितीय माध्य कितने प्रकार के हैं अपने, तो ये हैं अंक गणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य और हार्मोनिक माध्य। धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, और आप भी साथ में एग्जाम्पल करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले से, अंक गणितीय माध्य में शुरुआत करते हैं। तो मैंने श्रेणी आपको बता दी, व्यक्तिगत श्रेणी। अब देखो चलने कैसे वाले हैं हम लोग, मैं बता देता हूँ चलने कैसे वाले हैं, ठीक है। अंकगणित माध्य उठाया अपन ने, इसमें तीनों श्रेणी, व्यक्तिगत जिसमें नॉर्मल डाटा दे रखा होता है, ऐसा तत्व, फिर सतत, ठीक है। तीनों के लिए पढ़ेंगे ये वाला, ऐसे माध्यिका तीनों के लिए पढ़ेंगे, ऐसे मोड 3 लोगों के लिए पढ़ेंगे, तीनों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चैप्टर है बस, और आपको एक एक एग्जाम्पल मिलेगा, आप सीख जाओगे चीजों को, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले से, अंकगणित माध्य के व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आप समझ में आ जाओगे। 10 20 30 दे रखा है, इसका सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या फिर बोल सकते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा इसका, 10 + 20 + 30 कितना हो गया, 60 कितना है, बटे 3 = 20। तो एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे इसको निकालते हैं अंकगणितीय माध्य को, इसको अपन डिनोट करते हैं x बार से, ठीक है। तो ये चीज आप पढ़ ली, इसके कुल आंकड़ों की संख्या से विभाजित किया जाता है, जहां पे x प्रत्येक आंकड़ा है और ये कुल आंकड़ों की संख्या है, समेशन ऑफ x/n। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला पढ़ते हैं ऐसा तत्व श्रेणी के लिए, ठीक है। ऐसा तत्व श्रेणी में क्या दे रखा है, x दे रखा है, f दे रखा है। तो इसका क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, x दे रखा होगा, f दे रखा होगा, तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है am = समेशन ऑफ, उसमें क्या था, x था अपॉन कितना था, उसमें n था, जितनी संख्या है। इसमें इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। f क्या भैया, फ्रीक्वेंसी। मान लो 10 2 बार आ रहा है, 30 3 बार, 20 3 बार आ रहा है, 30 1 बार आ रहा है, तो टोटल कितने बार आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं। ऊपर क्या हो जाएगा इनका योग, 10 10 2 बार आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 20, f × x कर दिया, तो ये लिख दिया fx 20 60 30, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। जब इसमें अपन इसका am निकालेंगे तो वो आ जाएगा 18.33, ठीक है। ये हो गया असतत श्रेणी।
अब पढ़ते हैं हम लोग सतत श्रेणी के बारे में। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, इतना इतना क्वेश्चन दे रखा है हमको, ठीक है, इतना। तो इसमें शुरुआत में क्या करते हैं हम, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। सेम फॉर्मूला है इसका, समेशन ऑफ एफ एफ इंटू एम बटे समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ तो आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का योग। इसमें क्या करते हैं, अपन को पता नहीं है भैया, इसमें सेम वही फॉर्मूला है पिछले वाले जैसा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिडल पॉइंट ले लेते हैं इनका, 10+0/2, 20+10/2, तो मिडल पॉइंट आ गया अपना एम, मिडल। तो 5, 15, 25, इसको इससे गुणा कर देंगे, एफ इंटू एम, तो एफ एम ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, 25+105+200 बटे टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, 5+7+8 मतलब 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 16.5। तो ये हो गई अपनी शुरुआत में मीन की बात, मतलब अपने माध्य की बातें। अब इसमें दो प्रकार की विधियां हैं, एक है कल्पित विधि और एक प्रकार की होती है अपनी पद विचलन विधि। ठीक है, कल्पित विधि आपको मैं समझा देता हूं, आपको आती है चीजें। मान लो अपन को दे रखा है, नंबर दे रखा है 10, 20, 30, इसके लिए तो देख लेते हैं कल्पित विधि है ना। इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला AM=A+∑D/n। तो इसको मैं कल्पित विधि से सॉल्व करता हूँ। शुरुआत में हमने मान लिया कल्पित विधि में, मान लिया इसका 20, हमने मान लिया भैया ए इसका 20 है। तो इसको क्या करते हैं, 10 में से भी घटाते हैं, 10-20, 20 में से भी घटाते हैं 20 को, और 30 में से भी घटाते हैं 20 को। तो नया मान कितना आ गया, -10, 0 और 10। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, मीन कितना आएगा, -10 + 0 + 10 अपॉन संख्या कितनी है, 3। तो ये तो कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन हमने क्या कर रखा है, पहले से हमने ए मान रखा है, मतलब माध्य कितना मान रखा है, 20। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस वो समेशन ऑफ जो नया जो आंकड़े आए ना उनका योग बटे संख्या। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल नया वाला देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं कैसी की है चीजें। कल्पित मान माना है अपने 20, डी कितना हो गया, -10, 0, 10, इसमें से घटा दिया 20 को। ठीक है, तो समेशन ऑफ डी कितना आ गया, 0। फॉर्मूला लगा दिया, ए इक्वल टू समेशन ऑफ AM इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। तो कितना आ गया, 20 + 0.3 मतलब 20 आ गया आंसर। ठीक है, ये व्यक्तिगत श्रेणी के लिए हो गया। समझते रहे हो आप, हम लोगों ने क्या किया है, जो चीज इनमें से घटाई है ना उसको जोड़ दिया आगे, बस ये किया है। ए माना हमने, ए को सब संख्याओं में से घटा दिया, लेकिन जब हम माध्य निकाल रहे हैं तो उसी ए को हम जोड़ देंगे लास्ट में। ठीक है, अब दूसरा है असतत श्रेणी। ठीक है, इसमें भी आप लोग इसको देख लो, इसको देख लो। हम क्या करेंगे, मान लिया हमने इसको 20 मान लिया। ठीक है, अब हम इसमें चीज निकालते हैं डी। डी क्या होता है, x - a। इसमें से 20 को घटाया कितना आ जाएगा, -10। इसमें से 20 को घटाया कितना आ जाएगा, 0। इसमें से 20 को घटाया कितना आ जाएगा, 10। अब उसमें क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ f इंटू एक्स, इसमें f इंटू डी हो जाएगा अपॉन समेशन ऑफ f इंटू डी कितना हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा, क्योंकि -10 आ गया ये वाला ना, घटा दिया तो। -20 + 0 + 0 + 10, और टोटल कितना है, 6। तो ये आ जाएगा अपना -10/6। अब अपन को ए भी तो जोड़ना है, तो ए कितना माना है हमने, हमने ए माना है 20 माना है, तो ये आ जाएगा अपना 18.33 के आसपास। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आप देख सकते हो सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, वैसे भी नॉर्मल सी चीजें आप समझ लोगे। ठीक है, और कौन सी क्या चीज है वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये समेशन ऑफ एफ कुल बारंबारता है, एफ बारंबारता है, डी क्या है, ए क्या है। ठीक है, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब तीसरा है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में क्या है, इसमें वही है, मिडिल पॉइंट निकालेंगे पहले हम लोग। पहले श्रेणी दे रखी है, एफ दे रखी है, एम दे रखा है। नॉर्मल हम लोग क्या करते थे कि भैया एफ इंटू एम कर देते थे और टोटल एफ का भाग दे देते थे। ठीक है, लेकिन जब अगर अपन को संख्या दे रखी भाई 1999, 92,000, तो तब यूज होता है। ठीक है, ये हर किसी क्वेश्चन में यूज नहीं होता। जैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है ना कि भाई नहीं हो पाएगा, ऐसे गुणा नहीं हो पाएगा, तो उसमें अपन कल्पित माध्यम मान के करते हैं चीजें। तो इसमें भी अपन एक काम करते हैं कि इसमें 15 को मान लेते हैं। ठीक है, मीन मतलब कल्पित माध्य मान लेते हैं। ए बराबर मान लिया हमने 15। ठीक है, इन्होंने तो वैसे 10 मान लिया, 10 जरूरी नहीं है कि इसमें वही चीज माने हम लोग। ठीक है, इन्होंने जैसे इसमें 20 मान लिया। ठीक है, हम लोग 15 से भी कर सकते हैं इसको। मान लो 15 से घटा दे, कुछ भी मान सकते हैं, बस ये है कि आपको ए लास्ट में जोड़ना होगा। इसमें 20 से करा है, आप इसको देख लोगे, मैं इसको 15 से करता हूँ। ठीक है, -15 कितना आ जाएगा, -10, 0,
10, तो 10 इंटू 5 इक्वल टू 50 प्लस 0 प्लस 80 बटे टोटल कितना है 20। तो कितना हो जाएगा ए प्लस, अच्छा ये -50, ओके, -10 इंटू 5 हो गया ना, -50, तो ये कितना हो जाएगा 30/20। तो मतलब ए प्लस 1.5, ए कितना माना है, अच्छा मैंने 15 माना है ना, 15 प्लस 1.5 मतलब 16.5। आप देख सकते हो इससे भी वही आंसर है, इससे भी वही आंसर है। तो आप करो कुछ भी मान लो ए की जगह, मतलब ए अपन को ऐसा मानना है जो सबसे इजीली हो जाए। जैसे मैं तो -15 मानूंगा क्योंकि मतलब मेरा तो 0 हो जाएगा एक पद, तो मुझे इजी हो जाएगा, इसलिए मैं, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं पद विचलन विधि पे। भाई पद विचलन क्या है, तो उसमें देखो अपन ने यहां तक तो कर लिया, ए कल्पित माध्य मान लिया, लेकिन फिर भी वैल्यू बड़ी आ रही तो हम क्या करते हैं, उसमें भाग दे देते हैं। जैसे मान लो कोई कॉमन है, जैसे इसमें डी तक तो हमने निकाल लिया, अब इसमें हमने भाग दिया 5 का, क्योंकि 5 का सब में जा रहा, 5 का भाग दे दिया। अब लास्ट में जब अपन करेंगे ना यू से गुणा इसको, एफ को, तो देखो कितना कमा रहा है, -15 -7 +3। तो देखो मैं फॉर्मूला फिर से समझाता हूँ। फॉर्मूला पिछला क्या था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू यू था, इस एफ इंटू डी था, इसमें एफ इंटू यू ले लेते हैं, अपॉन समेशन ऑफ एफ। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने उसमें से घटाया ना तो प्लस करते हैं, इसमें हमने भाग दिया है तो हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, इंटू सी, जिससे हमने इसमें भाग दिया, ठीक है। तो देख सकते हो आप पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। ए हमने इसमें 20 मान लिया, ये चीजें आई गई एफ यू, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो बस, समेशन ऑफ एफ यू कितना हो जाएगा, -14/20 इंटू 5, तो यही 16.5 आएगा। तो ए एम तो वही आएगा, चाहे आप कोई से भी तरीके से लगा लो, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि पद विचलन क्या होती है, कल्पित माध्य क्या होता है। आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ना वो इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, नॉर्मल पूछेंगे, तो बस ये पता होना चाहिए कि भाई पद विचलन ये होता है, माध्य की एक विधि है माध्य निकालने की, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, अंक गणितीय माध्य के गुण। गुण देख लेते हैं भाई क्या है। तो देखो इसे आसानी से आपको जोड़ जोड़ भाग करके समझा जा सकता है, बस ये पढ़ने नॉर्मल सार्वभौमिकता की आप कोई सी भी उससे निकालो, व्यक्तिगत ऐसा सतत के लिए निकालो, सबके लिए उपयोगी है, ये नहीं कि सिर्फ मैं एक ही चीज की निकलूंगा, ठीक है। इसमें यूनिकनेस मतलब एक ही मान आता है, देख लो आप माध्य का, ऐसा नहीं रेंडर होते चीजें, ठीक है। जैसे मान लो 2 3 4 4 5 5 6, तो इसमें बहुलक के 2 मान आ गए, 4 और 5 बराबर बार आ रहे ना, तो मतलब इसमें रेंडर नहीं, इसमें एक ही मान आता है, ठीक है। इसमें समानता क्या है भाई, आंकड़ों में प्रत्येक मान को समान महत्व दिया जाता है। इसकी उपयोगिता क्या है, सांख्यिकी मापक मानक विचलन में इसका उपयोग किया जाता है। संगतता क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है इसकी, नए आंकड़े जोड़ने पर आसानी से पुनः गणना किया जा सकता है। पारदर्शिता है कि भाई आंकड़ों पर सभी मानों पर ध्यान रख के निष्पक्ष परिणाम प्राप्त होता है। इसके दोष क्या है, दोष में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या है। देखो जब बड़े मान जब ऐड कर देते हैं तो इसमें बहुत प्रभावित हो जाता है ये, ठीक है। और इसकी कोई व्यवहारिकता नहीं है, क्योंकि दशमलव जैसे बहुत ज्यादा आ गया, पॉइंट 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 आता ही गया, मतलब 3 3 3 3 3 3, तो दशमलव में मान होता है ना, तब इसकी व्यवहारिक नहीं लगता है चीज, ठीक है। आप बस पढ़ सकते हो इनको, व्यवसायिक में क्या है, प्रत्यक्ष दृष्टि से अर्थहीन है, समानता में असफल है, सभी प्रकार के आंकड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है, सामूहिक श्रेणियों में सटीकता की कमी, आप पढ़ सकते हो बस, है ना, आपको नॉर्मल चीजें आनी चाहिए बस। बाकी मेन था वो पीछे वाला ये है बस, अगर आपको कॉपियां भरनी है, अगर कोई स्टूडेंट बीसीए वगैरह का है तो वो देख के कर सकता है, ठीक है। अब अगला चलता है अपना भारित माध्य। भारित माध्य क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे समझाऊं मैं, एक एग्जाम्पल से समझाने की सोच रहा हूँ इसको, ठीक है। हमको दे रखे हैं भाई, इसमें इसका फॉर्मूला होता है वही, इसको इससे गुणा करेंगे, डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू कर देते हैं, ठीक है। भारित माध्य का ये फॉर्मूला होता है। तो गुणा के 240 140 60, तो टोटल कितना आ जाएगा 440 बटे टोटल कितना है 6 है, तो ये आ जाएगा 73.3। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, भारित माध्य होता क्या है। भारित माध्य वह माध्य जिसमें आंकड़ों के प्रत्येक मान को एक भार प्रदान किया जाता है और इन्हें भार के महत्व के अनुसार औसत निकाला जाता है। यह साधारण माध्य का उन्नत रूप है जो विभिन्न मानों के महत्व को ध्यान में रखता है। कुछ नहीं किया, बस वही है समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। आपको दे रखा होगा कि मान लो 60 व्यक्ति 40 रुपए में काम करते हैं, 40 व्यक्ति 20 रुपए में काम करते हैं, तो टोटल कितने में करेंगे, तो टोटल भार कितना हो गया भाई, टोटल तो भार 100 व्यक्ति हो गए ना, तो 60 इंटू 40, इनका औसत अगर पूछ ले 40 इंटू 20, तो ये इनका औसत आ जाएगा। तो वही है कि अगर जहां पे ये चीज दे रखे हो तो डब्ल्यू अपॉन में ऊपर डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है।
वाहिद माध्य हो गया। अब अगले पे चलते हैं क्या है। ठीक है, अपना समान वो माध्य कंप्लीट हो चुका है, समांतर माध्य। अब आते हैं अपन गुणोत्तर माध्य में। गुणोत्तर माध्य में क्या करते हैं, फॉर्मूला देख सकते हो आप, क्या है, x1 इंटू एक्स टू इंटू की पावर 1/n। मान लो हमको दे रखे n दे रखे x1 x2 x3 xn दे रखे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 डॉट 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 xn तक गुणा कर देंगे, ऊपर से 1/n, ठीक है, पावर कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 4 8 का पूछ रहा है, 2 4 8 का, ठीक है, तो 2 इंटू 4 इंटू 8 की पावर कितने पद है, 1/3। तो 4 दूनी 8, 8 वाटू 64, तो कितने का होता है, 4 का होता है ना, तो 4, तो इसका गुणोत्तर माध्य आ गया 4। ठीक है, इसके गुण देख लेते हैं। ये सिर्फ हम व्यक्तिगत के लिए देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम एएम का ही पढ़ते हैं, वो ही उपयोगी होती है और उसी में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ कि जी एम स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए एच का ये संबंध होता है, वो आगे आएगा। ठीक है, एच एम का। ठीक है, गुण देख लेते हैं भाई। गुणात्मक आंकड़ों के लिए किया जाता है, स्थैतिक मानों को प्रभावित नहीं करता, विकास दर मापन में उपयोगी है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग होता है, समय सांख्यिकी विश्लेषण में उपयोगी है। सांख्यिकी तो आप सब जगह लिख सकते हो। ठीक है, सभी आंकड़ों को समाहित करता है। ठीक है, अब इसकी नेगेटिव क्या है भाई, इसमें देखो आप शून्य नहीं रख सकते किसी भी पद का मान, क्योंकि वो पूरा जीरो हो जाएगा, और आप नेगेटिव नहीं रख सकते, तो इसकी क्या बोलते हैं, दोष है। गणना में जटिलता, मान लो बड़ी आ गई चीजें, भाई अपन से रूट नहीं हो रहा इसका, या फिर 1/n होता है ना, तो n अगर 100 आ गया तो फिर नहीं हो पाएगा ना, तो अव्यवहारिक है, विशेष प्रकार के आंकड़ों तक सीमित है, अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता है, समझने में कठिनाई है। ठीक है, तो ये इसके दोष है। ठीक है, अब आ गया मन एच एम पे, हार्मोनिक मीन एच एम। तो जैसा कि हमको x1 x2 xn दे रखा है, ठीक है, मान लो अपन को 3 दे रखे हैं, ठीक है, ए एच और बी दे रखे हैं। ठीक है, ये हमको दे रखे हैं हार्मोनिक में देख रखे, ठीक है। हमको अब पता है कि 1/HM जो होता है ना, वो होता है AM, मतलब अपना अर्थमेटिक देखा होगा आपने, वो उल्टी होती है, हरात्मक माध्य मतलब हरात्मक उल्टा होता है HM का, तो इसके पद कितने हो जाएंगे, 1/A 1/H 1/B। ये किसके पद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अब समांतर श्रेणी के, क्योंकि पहले HM की दे रखे तो उल्टे कर दे तो समांतर श्रेणी के। अपन को पता है उसका बीच का क्या पद होता है, 2/H बराबर 1/A प्लस 1/B, तो H का सूत्र आ जाएगा 2AB/A प्लस बी, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 2/1/A प्लस 1/B। तो इसका यही सूत्र है कि ऊपर जितने भी पद हो उनको लिख दो n अपन सबको जोड़ दो 1/x करके। जैसे इसमें 2 4 8 है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऊपर, और ऊपर कितने पद है, 3, तो इसको निकाल देंगे, 8 नीचे आ गया, 4 प्लस 2 प्लस 1 और ऊपर 3, 24/7, 7×3 = 41 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 3.343। ठीक है, ये हो गया खत्म, हार्मोनिक माध्य खत्म हो चुका है, बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें। अब हम संयुक्त माध्य सीख लेते हैं, संयुक्त माध्य होता क्या है। ठीक है, मान लो अपन को 2 माध्य दे रखे हैं कि भाई x1 बार इतना है, x2 बार इतना है, x1 में इतने n पद है, x2 में n2 पद है, वही भारित माध्य की तरह। तो इसका भाई संयुक्त माध्य कितना होगा, तो देखो x1 बार को कर दो n से जितने पद है, n1 से, n2 को कर दो x2 से, अपन में n1 प्लस n2 कर दो। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन उदाहरण के लिए, मान लो n1 30 है और x1 बार कितना है 60, n2 इतना है पदों की संख्या, और x2 माध्य कितना है 70। तो क्या होगा फॉर्मूला डालने से, 30×60 प्लस 40×70 अपॉन में 30 प्लस 40, तो ये आ जाएगा आंसर 65.71। आप कर भी सकते हो खुद भी, बाकी आगे देखते हैं। ऐसे ही भाई संयुक्त गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो मान लो हमको दो दो के दे रखें, पद मान लो 3 है किसी में, और उसका जीएम है 5, पद 3 है जीएम है 5, पद 10 है जीएम है 2, मतलब जीएम 10 है और पद 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2 और 1 अपॉन कितना n1 प्लस n2, इसका सूत्र है। ठीक है, GM1 की पावर n1, GM2 की पावर n2 और उसकी पावर 1/n1 प्लस n2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आ जाएगा लगभग 6.69 के आसपास मान। ठीक है, बस आपको नॉर्मल आइडिया हो जाए इनका, बाकी क्वेश्चन आएगा AM से, और थोड़ा बहुत अब जो मैं बताऊंगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये है मेन तो ना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आएगा AM से, बाकी थोड़ा बहुत परिभाषा याद रख लो, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कर लोगे, 2-2 क्वेश्चन कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, AM के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेना, उसमें भी कौन से वाले,
जो मिडिल मिडिल वाला है ना वर्गीकृत वाला, उसमें क्वेश्चन कर लेना, उससे फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अब देखते हैं इनमें जो संबंध है वो चीजों, तो हमेशा देख सकते हो आप ए एम ग्रेटर इक्वल जी एम ग्रेटर इक्वल एम एच एम, ठीक है, एच एम। ये होता है इसका एक तो, कि हमेशा जो होता है ना समांतर माध्य ज्यादा बड़ा होता है, फिर गुणोत्तर माध्य, फिर हरात्मक माध्य, ठीक है। अब इसका रूल है कि जी स्क्वायर का, देखो जी स्क्वायर का रूल क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर ए इंटू एच होता है। कैसे निकाला इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया 2ab अपॉन ए प्लस बी आ रहा था उसका, और वो क्या था अपना एच एम था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस ए बी बाई टू कितना हो गया, ये तो ए एम हो गया नीचे तो। और रूट ए बी होता है, क्या होता है रूट ए बी, रूट ए बी होता है जी का स्क्वायर कर दो बराबर एच एम। तो जी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए एम इंटू एच एम, तो ऐसे आता है ये, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कैसे आता है, बाकी आप याद रख सकते हो सीधा, जी इक्वल टू ए इंटू एम एच, ठीक है। अगला देखते हैं। अब वो चीजें अपनी हो चुकी है, गणितीय माध्य सारे खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं हम स्थिति माध्य पे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, क्योंकि माध्यिकाएं बहुलक आप लोगों में से काफी कम लोगों को आती होंगी, और आती होंगी तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी इसमें क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे। स्थिति माध्य, सबसे पहला है माध्यिका, दूसरा है बहुलक, ठीक है। माध्यिका को खत्म करते हैं शुरुआत में। माध्यिका वह मान होता है जो किसी समूह को बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। आंकड़ों के आधे मान इससे छोटे होते हैं तथा आधे मान इससे बड़े होते हैं, ठीक है। माध्यिका के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, शुरुआत में हम व्यक्तिगत श्रेणी की निकालेंगे, फिर असतत श्रेणी की निकालेंगे, फिर हम सतत श्रेणी के लिए निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपना माध्यिका बस ये इतना ही है। सबसे पहले व्यक्तिगत क्या होती है, एक दो तीन चार पांच, मान लो पांच पद है। पांच पद है तो क्या होता है, पांच प्लस एक बटे दो, तीसरा पद जो होता है ना, जैसे तीन है तो ये हो जाएगी माध्यिका। मान लो सम आ गए, एक दो तीन चार आ गए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आधा, एक तो इसमें होता है एन बाई टू वा पद प्लस एन बाई टू प्लस वन वा पद, पद अपॉन में टू, जो होता है इसका मान होता है माध्यिका का, ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल में आपको पक्का समझ में आ जाएगा। उदाहरण, जब अपन को दे रखे होंगे विषम नंबर 10 20 30 40 50, सबसे पहले तो पहला जो काम करेंगे हम लोग, इनको आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। मान लो 20 आगे होगा ना, तो 20 को ऐसे 10 20 30 40, सबसे पहले यही काम है कि सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, इसकी एन संख्या गिन ली, कितने हैं, पांच है। इसमें एक जोड़ के एन प्लस वन बाई टू करके जो भी टर्म आ रही है, तीसरा पद आ रहा है, वही इसकी माध्यिका का मान होगा, ठीक है। अगर ये सम आ जाए, जैसे 10 20 30 40 आ जाए, तो भाई चार पद है। अब अपन चार प्लस वन बाई टू तो नहीं निकाल सकते, साढ़े पांच नहीं, ढाई पद, ढाई पद ही क्या होता है, ढाई पद कुछ नहीं होता ना। तो इसमें क्या करते हैं, हम एन बाई टू वा पद और उससे अगला पद को जोड़ के और दो का भाग देते हैं ना, जो उनका औसत होता है वो उसकी माध्यिका कहलाती है। जैसे 20 हो गया, फिर 30 हो गया, अपन में दो कर लिया तो कितना आ गया, 25। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी, 25, ओके। हमने व्यक्तिगत के लिए देख लिया, तो हम देख रहे हैं ऐसा तत्व के लिए। ऐसा तत्व के लिए कैसे देखेंगे, मान लो हम, मैं बताता हूँ इसको, क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमको वही है कि n प्लस वन बाई टू का मान निकालना होता है हमें, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग उससे अगला वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जब असतत के लिए करते हैं तो हम एक संचयी बारंबारता का ग्राफ बनाते हैं, साइड में एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है। इसमें कैसे करते हैं, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो दो के सामने दो रख दो। अब जो यहाँ पे ऐड करोगे ना, इसको तीन को ऐड कर दो दो में, कितना आ जाएगा, पाँच। पाँच को ऐड को कर दो चार में, कितना आ जाएगा, नौ। नौ को ऐड कर दो एक में, कितना आ जाएगा, 10। तो टोटल कितना हो गया, वैसे भी आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देखोगे तो कितना आ जाएगा, 10। हम क्या करेंगे, 10/2 करेंगे, जो मान होगा ना पांचवा मान, पांचवा पद वही होगा। अगर मान लो पांचवा पद कहाँ से, दो से ठीक बड़ा कौन सा है, दो, और पांच में से पांच कहाँ आ रहा है, पांच यहाँ पे आ रहा है ना, तो पांचवा पद कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 20 हो गया ना पांचवा पद, और छठवा पद कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया था पिछले में, जैसे पांचवा पद आ गया, लेकिन इसमें क्या करेंगे, देखो जैसे पांच, 10+1/2, तो 5.5वां पद है ना, तो 5.5वां पद यहाँ पे आ जाएगा, पांच वाले से अगले वाले में, तो इसके अंदर होगा ना 30 वाले में, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 9 वाला। तो ये इसकी माध्यिका हो जाएगी 30, ठीक है, समझ रहे हो।
तो ये 30 इसकी माध्यिका हो गई। अगला देखते हैं सतत श्रेणी के लिए। सतत श्रेणी के लिए एक फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। देखो कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ। ये सी एफ तो आपको लिखना सीख गए होंगे, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। अब मैं बताता हूँ एल क्या है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे माध्य का वर्ग कौन सा है, ठीक है। तो 18+1/2 19/2 कौन सा मान हो गया अपना, हो गया ये। अच्छा 18 है ना, 18/2 तो नवा मान हो गया, नवा मान, ठीक है। 9 तो इसमें 9 कहाँ आ रही है, तो 9 तो इसमें आ रही है। 9 से जस्ट बड़ा जो इसका जो होता है ना, वो तो होता है माध्य का वर्ग। 9 से जस्ट बड़ा वर्ग कौन सा, 10 से 20। से 20 वाले पद को ले लेंगे अपन। 10 से 20 वाला पद कितना हो जाएगा अपना, एल कितना हो जाएगा 10, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 10, n/2 कितना है 10/2, मतलब 18/2 कितना हो गया 9। माइनस सी एफ क्या होता है, इससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता, ठीक है। मतलब सी एफ जो होता है ना, इससे जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता, ठीक है। तो -4 अपन फ्रीक्वेंसी क्या है, इनके बीच में क्लास इंटरवल कितने का है 10 का है इंटू। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो इसकी 6 होगी, ठीक है। और एच क्या है, इसका क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी 6 कौन सी होगी, अपन को सिर्फ ये ले लेना है इसमें, ये वाला वर्ग ले लेना है, ये वाला, ठीक है। 6 10 और ये इससे मतलब है अपन को, ठीक है। तो एल तो इसका हो गया 10, सी एफ हो गया इसकी 4, एफ हो गया इसकी 6, एच हो गई इसकी 10। तो 10 + 9 - 4/6 इंटू 10, तो ये 18.33 हो जाएगा इसका मान, ठीक है, सतत श्रेणी के लिए। इसके गुण और दोष देख लेते हैं अपन। अत्यधिक मादों को प्रभावित नहीं करता, सामान्य स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, व्यावहारिक उपयोग करता है, सरलता होती है इसमें, रैंक आधारित मापक होता है, सतत एवं असतत दोनों के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय माध्य दिखाता है और समूह को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसमें छोटे व बड़े मान माध्यिका को प्रभावित नहीं करते, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दोष क्या है, इसमें गणना में कठिनाई होती है, सभी आंकड़ों का उपयोग नहीं करता, सम ग्रुपिंग में त्रुटि आती है, त्रुटि आती है, आंकड़ों के वितरण का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता, गुणात्मक आंकड़ों के लिए अनुपयुक्त है, और संभावित वर्ग के चयन में कठिनाई जैसे होती है, ठीक है। अब दूसरा है मोड। मोड भी उसकी तरह ही है, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में तो आप पहचान लोगे, मैं बता देता हूँ उसकी परिभाषा से आपको पता लग जाएगा। मोड वह मान है जो किसी आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आता है, ठीक है, सबसे अधिक बार। जैसे 10 20 30 40, इसमें 20 कितनी बार आया 2 बार, तो इसका मोड कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब जैसे असतत श्रेणी के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता वही उसका मोड हो जाता है। इसमें 5 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 5, तो किसकी है 20 की, तो इसका मोड ये हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं सतत श्रेणी के लिए। सतत श्रेणी के लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच तो आपको मैंने बता दिया क्लास इंटरवल है। एल क्या है, एल इसमें उसमें क्या थी, लो लिमिट थी किसकी, जो अपन ने मान माना था ना, इसमें सबसे मान कौन सा है 7 है। 7 को अपन हाईलाइट कर देंगे, इसके सामने वाले उसको क्लास इंटरवल को हाईलाइट कर देंगे। इसमें एल हो जाएगा 10, तो 10 प्लस F1 क्या हो जाएगा, F1 इसको मानेंगे F0 ऊपर वाला, F2 नीचे वाला। तो F1 कितना 7 - 3 अपॉन 2F1 14 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच 10 है, 10 + 4 ये कितना आ जाएगा 6 और 3 9 और 5 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 18। तो इसका मोड हो जाएगा 18। हमेशा देखोगे मोड उसी के बीच में आएगा, 10 से 20 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 7 सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है इसलिए, ठीक है। बहुलक के गुण क्या है, सबसे अधिक बार आने वाला मान है, यह आंकड़ों को सबसे अधिक आने वाला मान है जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी है, सरलता होती है इसको निकालने में, अत्यधिक मानों को प्रभावित नहीं करता, और गुणात्मक आंकड़ों के लिए उपयुक्त है, सामान्य स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, सतत और असतत दोनों के लिए लागू होता है। दोष क्या है, सभी आंकड़ों का उपयोग नहीं है इसमें, मतलब 1 2 2 3, अब पीछे कुछ भी आ जाए एक बार, लेकिन 2 अगर ज्यादा बार आ रहे तो पीछे वाला उसको मतलब ही नहीं है ना, जितनी बार भी आओ अस्पष्टता रहती है, गणना में जटिल रहता है, और प्रभावशीलता की कमी रहती है, वितरण पर निर्भर रहता है, और व्यावसायिक उपयोग में सीमित है, ठीक है। अब इनके बीच में संबंध देख लेते हैं। एक सूत्र होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और ये आप फॉर्मूला याद रख लेना, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं भैया असममित वितरण के संबंध, ठीक है। अगर झुकाव सकारात्मक झुकाव है, सकारात्मक, ठीक है,
सकारात्मक झुकाव है। तो सकारात्मक झुकाव में क्या होता है, देखो ऐसे होता है, मोड यहाँ पे हो गया, मीन यहाँ है, मीडियन हमेशा बीच में रहेगा, मीडियन, ठीक है, इधर मीडियन है, इधर मोड है। सकारात्मक क्या होता है कि मोड कम होता है, मीन ज्यादा होता है। मीन ज्यादा होता है, मोड कम होता है, ठीक है, ये मीन है। और जो नकारात्मक होता है उसमें क्या होता है, मोड ज्यादा होता है और मीन कम होता है, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, मैंने लिख रखा है। आई होप इसमें राइटिंग सही नहीं आ रही होगी, लेकिन आप इसमें से पढ़ सकते हो, इन चीज़ों को याद कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पिछले साल शायद 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इसी चीज़ पे, दोनों दोनों दे दिए थे, ठीक है। समान वितरण में तीनों समान होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए इसका फॉर्मूला है ना, उसको देख लेते हैं। मोड बराबर डी मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। देख लो आंकड़े दे रखे हैं, आप मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, मोड हमको पता है 9 है। जब इसकी जांच करेंगे ना तो लगभग लगभग मान समान आएगा, ठीक है, मोड का। तो ऐसे संबंध की जांच कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा मीन, मोड, मीडियन कंप्लीट हो चुका है। इसको पढ़ लो बस, इसके बाहर कोई सवाल नहीं जाने वाला। इसमें जो भी सवाल है उन सबको देख लो, इसके अलावा कुछ सवाल बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, चतुर्थक, दशमक और शतमक, ठीक है। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जेएसओ के एग्जाम में भी, और बाकी की अदर एग्जाम है उनके अंदर, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वार्टाइल से। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मीन, मीडियन और मोड। मीन में हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं। मीन कौन कौन से मीन होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ऐसे मीडियन पढ़ा और ऐसे ही हमने मोड पढ़ लिया, ठीक है। तो अब शुरुआत करते क्वार्टाइल से, जो है अपना चतुर्थक, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। विभाजन मान। विभाजन मान का क्या मतलब होता है? विभाजन मान आंकड़ों को समान भागों में विभाजित करते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है चतुर्थक, ये आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। एक होता है दशमक, ये आंकड़ों को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। और एक होता है प्रतिशतक, या फिर बोल सकते हैं अपन शतमक, जो आंकड़ों को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो कैसे होते हैं ये चीजें, देखो ये कोई मान है ए बी, तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा ना, मिडिल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग माध्यिका। जो बीच का मान होता है उसको बोलते हैं माध्यिका। ऐसे अगर ये अपन को 3 भागों मतलब 4 भागों में बांटे, 1 2 और ये 3, Q1 Q2 Q3, कितने भागों में बांट दिया? 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो ये होते हैं चतुर्थक। ऐसे ही अगर कोई 10 भागों में बांटे, ठीक है, मतलब D1 D2 D9, तो भाग कितने हो जाएंगे इसमें? 10 भाग हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं दशमक। ऐसे 100 भागों में बांट दे तो वो होता है अपना शतमक या फिर प्रतिशतक, ठीक है। अब एक एक चीज देखते हैं, उसका एग्जाम्पल करेंगे, सॉल्व करेंगे यहीं पे, और आप धीरे धीरे चीजें समझ जाओगे कैसे क्या चलता है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चतुर्थक की। तो चतुर्थक आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये 3 प्रकार के होते हैं, Q1 Q2 Q3। तो ये मान लो ए और बी दो मान है, 1 2 3, Q2 Q1 Q3। जो 75% भाग होता है शुरू का, 25% जो भाग होता है वो होता है Q1 का, और जो पूरा 50% भाग होता है वो होता है Q2 का। तो ये Q3 का भाग होता है, ये होता है 75%, ठीक है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो Q2 होता है उसको हम माध्यिका के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। M बराबर Q2 होता है। ऐसे ही M बराबर Q2 होता है। आगे हम डेसिमल पढ़ेंगे तो D5 का मान माध्यिका के बराबर होता है। ऐसे हम परसेंटाइल पढ़ेंगे तो P50 का मान माध्यिका के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका समीकरण देख लेते हैं। तो इसका समीकरण होता है क्यू के, मतलब के पद, जैसे Q1 Q2 Q3, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्यू आई बराबर L प्लस आई इंटू एन बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये इसका फॉर्मूला होता है। एक एक चीज समझते हैं। के क्या होता है? के जो चतुर्थक के लिए वो 1 2 3 हो सकती है। ऐसे ही जो हम बात करेंगे दशमक की, तो उसके लिए के का फॉर्मूला सब में सेम होगा। यहाँ n/10 है दशमक के लिए, यहाँ n/10 हो जाएगा।
और जो अपना शतमक है उधर n/100 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, पूरी प्रोसेस सेम रहने वाली है। अगर आप एक समझ जाओगे तो आप बाकी के कर दोगे। ठीक है, और एल क्या होता है वो चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। एल क्या होता है, एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एच क्या होता है, और ये सब चीजें। ठीक है, शुरुआत करते हैं इससे। आपको ऐसा क्वेश्चन दिए रखा होगा, ऐसा जो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा देने के लिए। क्लास इंटरवल दे रखे होंगे और एफ दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। आपसे पूछेगा देखा Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 5 को 5 की तरह रख देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 15, इसमें 15 जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 30, 30 में 20 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 50। तो समेशन ऑफ मतलब समेशन ऑफ एफ कितना हो गया, ये हो गया अपना 50, समेशन ऑफ एफ। जो एन होता है उसको हम समेशन ऑफ एफ बोलते हैं, वो है 50। ठीक है, जैसे फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, n/2, n/4 लेते हैं इसमें ना, क्योंकि जो है इसमें दशमक वो निकाल रहे हैं हम चतुर्थक, तो n/4 निकालते हैं। n/4 कितना हो जाएगा, 50/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5। तो हमको क्या करते हैं, जो n/4 आएगा ना उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 15 भी आ जाता है ना तो 15 को नहीं लेते, 30 लेते हैं। ठीक है, तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, ये वाला पूरा जो रो है ना उसको देख लेंगे अपन, बस अपन को इसी से काम होता है। ठीक है, अपन देख लिया कि 12.5 से सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, Q1 के लिए निकाल देते हैं। Q1 के लिए तो था एल, एल कितना हो गया इसमें 10 से 20 में, लोअर लिमिट कितनी होगी 10, प्लस आयोटा, आयोटा था अपन Q1 निकाल रहे हैं तो आयोटा 1 हो गया n/4, माइनस सी एफ क्या है, तो सी एफ जो हमारी वो संचयी बारंबारता है ये ना, उससे ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता वो होती है सी एफ। ठीक है, तो सी एफ कितनी है 5, ठीक ऊपर वाली। ठीक है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, इसकी, ये कितनी फ्रीक्वेंसी, अपन पूरा यही इसी रो को काम में लेंगे पूरी को, बस सी एफ की जगह इससे ऊपर वाली सी एफ ले लेंगे। ठीक है, कितनी होगी फ्रीक्वेंसी इसकी 10 इंटू एच, इनके बीच में कितना गैप है, तो 10 का गैप है। कैसे गैप है, 0 से 10 में कितना गैप है, 10 का, 10 से 20 में 10 का, 10 का, 10 का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, जैसे मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, जैसे Q1 बराबर n/4, 12.5 आया। चतुर्थक वर्ग कौन सा आ गया, 10 से 20 वाला आ गया, क्योंकि बारंबारता 12.5 इसमें आता है, मतलब 5 के बाद ठीक बड़ा 12.5 से कौन सा हो जाएगा 15 वाला, तो इसको ले लेंगे। सारे मान रख लिए, 12.5 माइनस 5 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये मान आ गया 17.5। अब Q2 कैसे निकालेंगे, Q2 के लिए क्या करेंगे, जो n/4 था उधर के आगे अपन के लगा रखा था या फिर आयोटा लगा दो, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको दो रख लेंगे, 2n/4 माइनस सी एफ। जब अपन 2n/4 देखेंगे तो कितना आएगा अपना मान, 12.5 इंटू 2 कितना हो गया 25। तो 25 से ठीक बड़ा वाला देख लेंगे अपन, 25 से ठीक बड़ा वाला ये हो गया। तो अब इस कॉलम को लेके हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, इस रो को हम लेके सब कुछ करेंगे। तो 30 हो गया, ये तो यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, ठीक बड़ा वाला वो हो गया 30, और 30 वाला वो हो गया ना, 30 वाला कॉलम ले लेंगे। और मैंने निकाल रखा है, कैसे निकालना है देखो, 25 आता है तो एल बराबर कितना हो गया 20, सी एफ बराबर कितना हो गया इससे ठीक ऊपर वाली 15 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है इसमें 15, 15 दे रखी ना, और एच बराबर 10 है ही है। तो वही चीजें लिख देंगे, n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू 10। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर ये आ जाएगा। ऐसे सेम Q3 है, Q3 के लिए 37.5 आ गई, 37.5 से ठीक बड़ा ये है, तो अपन को इसी से मतलब है। तो लोअर लिमिट हो गई 30 और फ्रीक्वेंसी हो गई 20, और अपना जो है सी एफ हो गया इससे ऊपर वाला 30। ठीक है, तो अपन इसमें फॉर्मूले में रखेंगे चीज को, तो आंसर आ जाएगा अपना लास्ट में 3.75। ठीक है, ये तो हो गया चतुर्थक के लिए। अब सेम चीजें आपको अगर चतुर्थक समझ में थोड़ा कम आया होगा तो आप अगला वाला देख सकते हो, क्योंकि चीजें सेम है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। तो प्रैक्टिस कर लोगे आप 3 क्वेश्चनों की तो आराम से आपको चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें तो मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आगे मैंने सॉल्यूशन नहीं दे रखा, उनको मैं खुद सॉल्व करूंगा, आप भी साथ में सॉल्व करना, अपने आंसर का मैच करेंगे और आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा कवर। ठीक है, आगे चलते हैं। दशमक, दशमक क्या होता है, दशमक आंकड़ों को 10 बराबर भागों में विभाजित करता है। D1, D2, D3 और D9 तक आंकड़ों को 10%, 20%, 90% को दर्शाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D के बराबर L, वही DI बराबर क्या होता है, वहां पे क्या था क्वार्टाइल था तो QI लगाया था, यहाँ पे डेसाइल है तो DI लगा दिया। L वही लोअर लिमिट, K N, उधर 4 था इधर 10 आएगा, माइनस सी एफ
अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। बाकी जहां के बराबर क्या है, 1 2 3 4 9 तक, ठीक है, और बाकी चीजें जो चतुर्थक में थी वो सेम है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं ये वाला। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या करना है, संचय बारंबारता निकालनी है, जो वक्र बनाना है वो 10 और ये 15, 15 30 24 50। तो समेशन ऑफ एफ, या फिर बोल सकते हैं समय एन बराबर कितना आ गया 50। अब हमें इसमें n/10 निकालते हैं। सबसे पहले हम d5 निकालते हैं, ठीक है, d5 देख लेते हैं d5 कितना आ रहा है। वैसे तो माध्यिका के बराबर आना चाहिए जो पिछले में आया था Q2 के लिए, ठीक है। तो d5 निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है देखो। d5 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लोअर लिमिट, पहले d5 के लिए निकाल लेते हैं, n/10 कितना आ रहा है 5 इंटू एन कितना है 50/10 कितना आ रहा है 25। तो 25 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता तो कौन सी जाएगी, ये वाली। अपन को बस इसी कॉलम से मतलब होना चाहिए, सिर्फ इसी कॉलम से। अब लगा देते हैं फॉर्मूला d5 बराबर एल कितना हो गया 20 प्लस एल हो गया ना 20 लोअर लिमिट, अपन को इससे मतलब होना चाहिए। और ये निकाल देते हैं अपन, जो निकाला था हमने 25 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ इससे ठीक ऊपर वाली बारंबारता अपॉन क्या फ्रीक्वेंसी इंटू अंतर। तो 20 प्लस 5 दूनी 10, 5 3 15, ऊपर कितना आ गया 10, तो 20/3, तो कितना आ जाएगा ये 20 प्लस 6.67, तो ये आ जाएगा 26.67। ऐसे आप d1 निकाल सकते हो। d1 में क्या करना है अपन को, 1 इंटू टोटल कितना 50/10, तो 5, 5 से ठीक बड़ी कौन सी है 15, ये वाली लेंगे, ठीक बड़ी वाली 15, ठीक है। 5 से ठीक बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी 15, तो 5 से ठीक बड़ी वाली ली हमने 15। तो 15 के लिए करते हैं लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 10, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 10, ये कितनी है, इसको जब अपन ने अपॉन किया तो आ गया ये अपना कितना 5 आ गया। 5 से ठीक बड़ी वाली कौन सी है, मतलब ठीक ऊपर वाली कौन सी संचय बारम था 5, ये वाला ले लिया ना अपन ने। तो क्या फॉर्मूला था n/10 माइनस सी एफ कितना है 5 है, n/10 कितना आया था 5 आया था, ठीक है। अपन फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 10 इंटू एच कितना है 10, ऊपर तो 0 आ गया तो इसका Q1 कितना आ गया 10, ठीक है। ऐसे आप d9 निकाल लोगे, ठीक है, d1 आ गया d5 आ गया, ऐसे आप d9 निकाल लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो कमेंट करिए, कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताइए, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब अगर अगला चलते हैं हम प्रतिशतक, जो है परसेंटाइल, ओके परसेंटाइल। इसमें भी सेम फॉर्मूला है, बस इसमें kn/100 है, ठीक है, माइनस सी एफ इंटू बटे एफ इंटू एच, सेम वही चीजें हैं। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ठीक है, वही लिख देते हैं। सेम एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई पी इसमें P50 का मान जो आएगा ना वो सेम आएगा, ठीक है, 15 30 50। तो इसमें अपन P30 का निकालते हैं, P30 क्या होगा, ठीक है। तो P30 के लिए 330 इंटू एन कितना है 50 बटे टोटल कितने 100, 50 दूनी 100 15, 15 आ गया इसका। 15 से ठीक बड़ा कौन सा है, अपन ये 30 लेंगे, 15 से ठीक बड़ा अपन को इसी से मतलब रहना चाहिए। तो L प्लस ये जो है n/100 जो आया था 15 माइनस जो है कितना है इससे ऊपर की, जस्ट ठीक ऊपर की संचय बारम था सी एफ 15 बटे एफ कितना है, एक कितना है ये एफ 15 हो गया ना, अपन को एफ इस कॉलम से लेना है 15 इंटू 10, तो ये तो 0 हो गया तो इसकी 20 आ गया P30, है ना। तो ऐसे आप P75 निकाल सकते हो। तो P30 कितना है 20, आंकड़ों का 30% भाग 20 से कम है, मतलब जो 20 से 30% भाग है ना वो 20 से कम है। 20 वैल्यू आ रही है ना, 30% कितना हो गया, ऐसे 75 का आया 33.75, है ना। तो 75% भाग 33.75 से कम है। थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। तो सामान्य बिंदु जो इसमें देखते हैं कि सभी विभाजन बिंदु जो होते हैं ना आंकड़ों के वितरण का विभाजन और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। संबंध क्या होता है इसमें, तो Q2 बराबर D5 बराबर P50। आप लोग देख सकते हो, पीछे चलते हैं तो Q2 का मान 26.67, D5 का मान 26.67, और आप इसमें निकालोगे तो P50 का मान 26.67 ही आएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, और बस यही था इसका क्वार्टाइल डेसाइल का जो भी है। आप इनका प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे सेम क्वेश्चन है, बस आप फॉर्मूलों आप मैं तो ये बोल रहा हूँ आप इसी क्वेश्चन को अगर बार बार रिपीट कर लोगे, बार बार कर लोगे
तो आपकी वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। बस आप एक बार दोबारा फॉर्मूला देख सकते हो क्या होता है। जैसे हम क्वार्टाइल के लिए देखते हैं, क्यू आई बराबर हो गया अपना एल प्लस आयोटा, आयोटा मतलब आई इंटू एन बाई, इसमें 4 कर देते हैं, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ऐसे इसमें जो 4 किया उसको 10 कर देंगे और 10 को 100 कर देंगे, तो वो परसेंटाइल के लिए, ये अपना डेसाइल के लिए, दशमलव के लिए, शतमलव के लिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, बस इतना ही था। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ओके, विचलन के मापन। शुरुआत में हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, और मैं सबके लिए अलग अलग वीडियो डाल दूंगा। एक वीडियो लगभग 5 मिनट की होगी, 5 से 10 मिनट की। उसमें सब कुछ जितने एग्जाम्पल कवर हो सकते हैं, जितनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरत ही होगी, वो सारी चीज़ें मैं उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं विचलन के मापन से। परिचय देख लेते हैं, क्या है परिचय इसका। विचलन का तात्पर्य आंकड़ों की विविधता या प्रसार से है। यह बताता है कि औसत आंकड़े के पास आसपास कितने फैले हुए हैं। ठीक है, विचलन का अध्ययन डेटा के प्रसार को समझने और डेटा की स्थिरता को मापने के लिए किया जाता है। विचलन का मतलब होता है, जैसे हम लोग कोई समांतर माध्य निकालते हैं, फिर कुछ भी निकालते हैं, वह अपने असली मान से कितना ज़्यादा विचलित है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विचलन। मतलब कितना ज़्यादा उसमें परिवर्तन है, कितनी ज़्यादा उसके मान में विचलन आ रहा है, वो चीज़ें हम इसमें ज्ञात करते हैं। तो विचलन के प्रकार देख लेते हैं। विचलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोलूट, एक होता है रिलेटिव। ओके, रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, एक होता है एब्सोलूट। ओके, संचित मापन। तो संचित मापन तीन ये हो गए अपने। रेंज होता है, क्वार्टाइल विचलन होता है, माध्य विचलन होता है, मानक विचलन होता है। और इन्हीं में जब हम गुणांक विचलन निकालते हैं इनके, तो वो आ जाते हैं सापेक्ष विचलन। ठीक है, मान लो माध्य विचलन का हम माध्य के सापेक्ष अगर विचलन निकालते हैं, तो माध्य विचलन में अगर ए बार का भाग देंगे तो वो अपना सापेक्ष गुणांक विचलन आ जाता है। ठीक है, ऐसे मानक विचलन में ए बार का भाग देंगे तो ये अपना गुणांक मानक गुणांक विचलन आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप आगे चल के देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसके पहले चैप्टर, जो कि है रेंज। तो रेंज है ना, रेंज के बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर रहने वाला है, 2 से 3 मिनट में इसको कोशिश करेंगे ये कवर हो जाए। ठीक है, तो रेंज क्या है? रेंज परिभाषा देखते हैं। सीमा डेटा सेट में सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के बीच के डाटा को उनको प्रदर्शित करता है। यह विचलन का सबसे सरल मापन है जो डेटा के प्रसार को दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू एच एच माइनस एल, या मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, या फिर इसमें लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप कुछ भी देख सकते हो, एच माइनस एल भी कर सकते हो, या फिर एल माइनस एस। मतलब एल मतलब लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना एब्सोल्यूट मेजर। जब अपन सापेक्ष निकालते हैं, सापेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष में, किसी के रिलेटिव में। ठीक है, तो उसका क्या होता है? उनका गुणांक विचलन का फॉर्मूला होता है, ये तो होता ही है, एल माइनस एस है ना, कौन में एल प्लस एस आ जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सब कुछ कवर कर लेते हैं। ठीक है, की विशेषताएं देख लेते हैं। सीमा का उपयोग डेटा की विविधता और प्रसार को मापने के लिए किया जाता है। सीमा कब निकालते हैं अपन कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक है, वो इसकी सीमा हो गई। ठीक है, यह केवल चरम मानों पर आधारित है। ठीक है, सरल एवं शीघ्र गणना। तो जो पहली वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई, प्रसार के लिए इसकी गणना की जाती है। इसके जैसे हमने पिछले, आप देख सकते हैं लेक्चर, उनमें हमने 3 श्रेणी के लिए चीज़ें निकाली थी। ठीक है, जैसे हमने चतुर्थक निकाला था, और जो अपना दशमक निकाला था, शतमक निकाला था, व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी के लिए हमने 3 चीज़ों को निकाला था। ठीक है, ऐसे हम सीमा जो है तीनों के लिए निकालेंगे अगर हमें व्यक्तिगत श्रेणी दी हो तो। ठीक है, व्यक्तिगत का मतलब नॉर्मल दे रखी है, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, बस नॉर्मल दे रखे हैं आंकड़े। ठीक है, 15, 20, 35, 40, 50। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई? 50। लोएस्ट कितनी हो गई? 15। तो इसकी लिमिट क्या हो गई? 50 माइनस 15 इक्वल टू 35। अब अपन को इसका गुणांक विचलन निकालना है, गुणांक है ना, विचलन गुणांक निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब सीमा का गुणांक निकालना है। तो ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट
कौन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, तो ये कितना आ गया, ऊपर तो 35 आ गया, नीचे कितना आ गया 65 आ गया। तो ये मैंने दे रखा है कितना है 0.538। अगर आपसे परसेंटेज में पूछ ले तो इंटू 100 कर दो, ये कितना हो जाएगा 53.8 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर हमको दे रखी है डिस्क्रीट सीरीज ओके, या फिर ऐसा सीरीज, तो कैसे करेंगे, उसमें हमको एक्स की वैल्यू दे रखी होगी और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो रेंज तो वही रहेगी, इसमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, रेंज के अंदर हाईएस्ट वैल्यूज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओके। 40 - 10 इक्वल टू 30, रेंज वो निकालना है कोफिशियंट 40 - 10, कौन में 40 + 10, तो कितना हो गया 0.6। ठीक है, अब जैसे ही अगला देख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो कौन सी श्रेणी होगी ये कंटिन्यूअस, क्या बोलते हैं इसको सतत श्रेणी। इसमें भी कोई फ्रीक्वेंसी कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कितना है 40 माइनस लोएस्ट 0, और कॉफिशिएंट निकालना है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो इसका क्या हो गया सीमा का गुणांक, तो कितना आ गया सीमा गुणांक आ गया 1 और रेंज आ गई 40। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके लिए लाभ क्या है। सीमा के लाभ, सीमा की सीमाएं और वास्तविक जीवन में उपयोग। सीमा के लाभ क्या है, सरल एवं शीघ्रता से गणना योग्य, ये मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, डेटा की विविधता को शीघ्रता से समझ देंगे शायद। सीमा की सीमाएं देखो, सीमा की सीमाएं मतलब लिमिटेशंस केवल चरम मानों पर आधारित है, मन मध्यता को नजरअंदाज कर देता है। मान लो 0, 1, 2 और यहाँ दे रखा है 5000, इसकी सीमा पूछे तो भाई कितनी आ गई 5000 माइनस 0। अगला चौथा पद ही अपन को 5000 दे रहा है, लेकिन ये जो मध्य के मान है क्या है हमको कोई नहीं पता। ठीक है, तो यह नजरअंदाज कर देता है। जब डेटा में आउटलेयर हो तो यह भ्रामक परिणाम दे सकता है। आउटलेयर मतलब कि भाई दूसरा मान बहुत बड़ा दे रखा है, या फिर जो बाहर का लास्ट वाला मान होता है ना बड़ा दे रखा है, तो आउटलेयर अगर ज्यादा है तो ये भ्रामक मान परिणाम दे सकता है। जैसे 5000 माइनस 0, अपन को लिमिट तो दे रखा है 5000 पद 4 है, हमको कैसे पता लगेगा कि इसमें एक और तो है, तो भ्रामक मान हो गया। ठीक है, अब इसके वास्तविक जीवन में उपयोग देख लेते हैं। मौसम रिपोर्टिंग, हम देख सकते हैं न्यूनतम तापमान आज इतना था 7 डिग्री, अब हो गया 35 डिग्री सुबह, तो ऐसे। ठीक है, शेयर बाजार में स्टॉक के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों का प्रसार और गुणवत्ता नियंत्रण में। ठीक है, उत्पादन के मापदंडों में विभिन्नता, तो ये चीजें काम आती है सीमा में। ठीक है, तो ये खत्म हो चुका है अपना लिमिट चैप्टर। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना था इसमें। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमने चालू किया था चैप्टर अपना मेजर ऑफ डिस्पर्जन ओके। तो हम इसमें लिमिट पढ़ चुके थे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूडी, मतलब चतुर्थांक विचलन ओके। तो हम विचलन पढ़ रहे थे, तो जैसे कि हमने ये चैप्टर 5 मिनट में या 7 मिनट में कवर किया था, कोशिश करते हैं कि क्यूडी भी इतने ही मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक एक चीज की शुरू से। परिभाषा देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। इसका जो ऊपरी मान होता है Q1 और Q3, जिन्होंने आप सेंट्रल टेंडेंसी वाला देखा था टॉपिक या फिर प्ले लिस्ट देखी होगी उनको पता होगा क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा आपको क्या होता है। Q1 और Q3 निकालने, तो Q3 - Q1 करके अपॉन 2 करना होता है इसमें। ठीक है, क्वार्टाइल विचरण डेटा के प्रसार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डेटा के निचले Q1 और ऊपरी Q3 क्वार्टाइल के बीच का आधा अंतर है, इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। तो देखो एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है इसका, Q3 - Q1/2। जब रिलेटिव निकालते हैं तो लिमिट में क्या निकाला था हमने, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ओके। ऐसे इसमें क्या करते हैं Q3 - Q1/Q3 + Q1। ठीक है, ये तो इसके फॉर्मूलाज हो गए, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं विशेषताएं वगैरह इसकी, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल क्या है, देखो क्वार्टाइल होता क्या है, देखो मान लो दो संख्या दे रखी है अपन को ए और बी। ठीक है, अब बोल दे हमको इसको 4 बराबर भागों में बांटो, 1 2 3, मतलब 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, तो Q1 Q2 Q3, तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया 25%, Q2 तक कितना हो गया 50%, Q3 तक कितना हो गया 75%। ठीक है, तो Q1 25% वाला, Q2 50% वाला, Q3 75% वाला। ठीक है, विशेषताएं क्या है, ये है मध्य 50% डेटा के प्रसार को
दर्शाता है, चरम मानों का प्रभाव बहुत कम करता है, यह रेंज की तुलना में अधिक मजबूत है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्यूडी में क्वेश्चन रहते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, विशेषताएं याद रख सकते हो आप चाहो तो, बाकी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो क्यूडी में तो जिन्होंने पढ़ रखा है Q1 Q2 कैसे निकालते हैं, उन्हें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिनको नहीं पढ़ रखा तो वो यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में बता देता हूँ कैसे चीजें निकाली जाती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत के लिए Q1 क्या होता है, Q2 क्या होता है, Q3 क्या होता है। तीन श्रेणी होती है, व्यक्तिगत, सतत और असतत। ठीक है, तीन टाइप की होती है। तो व्यक्तिगत और जो डिस्क्रीट के लिए वो क्या होता है, n+1/4, n+1/4 टर्म जो होता है वो होता है इसके लिए जो QD का मान होता है। ठीक है, Q1 का मान, Q2 का n आयोटा n+1/4। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। आयोटा की जगह आप 1 रखोगे तो इसका मान आ जाएगा Q1 के लिए, आयोटा की जगह आप 2 रखोगे तो इसका मान आ जाएगा Q2 के लिए, और आयोटा की जगह आप 3 रखोगे तो इसका मान आ जाएगा Q3 के लिए। ठीक है, ये हो चुका है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, दूसरा है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में कैसे निकालते हैं, Q1 Q2 Q3, ये फॉर्मूला है, L प्लस आयोटा n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। यहाँ पे आप आयोटा का मान रखते जाओ, I1 2 3, तो Q1 Q2 Q3 का मान आता जाएगा, फिर वही ये निकालना है तो Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसके, इजी से हैं, आसानी से समझ जाओगे आप। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए सबसे पहले दे रखे हैं हमको 10 20 30 40 50 60 70, एन कितना हो गया 7, मतलब 7 टर्म से। तो हमको क्यू वन क्या हो जाएगा, आयोटा n+1/4 टर्म, आयोटा का मान 1 है Q1 के लिए, n+1 कितना हो गया 7+1/4 बराबर सेकंड टर्म, और ऐसे Q3 कितना हो जाएगा 6 टर्म। तो सेकंड टर्म कौन सी होगी 20, सिक्स टर्म कौन सी होगी 60। तो Q1 = 20, Q3 = 60। तो मान क्या हो जाएगा इसका Q3 माइनस Q1, तो Q3 - Q1/2 बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, 40/2 बराबर 20 आ जाएगा। अगर आप उनसे गुणांक पूछ लें इसका, तो Q3 - Q1/Q3 + Q1 बराबर, मतलब ऊपर आ जाएगा 60 - 20/60 + 20 बराबर आ जाएगा 0.5। तो व्यक्तिगत के लिए तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, और बाकी आप एग्जाम्पल करके देख सकते हो। ठीक है, हम निकालते हैं विभक्त के लिए, विभक्त के लिए भी ऐसे निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, एन आयोटा n+1/4 जो टर्म होती है ना, पहले तो हम इसमें CF निकालते हैं, उसके बाद में आयोटा n+1/4 निकालते हैं। ठीक है, इसका जो मान होता है ना, इससे ठीक जो बड़ी संचयी बारंबारता होता है वही इसका मान होता है। ठीक है, जैसे Q1 निकालेंगे, जैसे Q1 निकालना है हमको, तो पहले इसकी संचयी बारंबारता निकालो, 3 5 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 8 जोड़ा 23, 23 में 10 जोड़ा 33। तो हमको पहले Q1 निकालना है, तो 33+1/4 कितना हो गया 34/4, 832 प्लस, मतलब 8 से कुछ बड़ी आएगी, 8.5 आ रही शायद, है ना, 8.5 आ गई। ठीक है, तो 8 से ठीक बड़ी कौन सी होगी 15। तो Q1 के लिए इससे मतलब है अपन को, Q1 के लिए तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी होगी, 8.5 से 15 हो गई ना, तो 5 के लिए वैल्यू क्या है, Q1 बराबर 30 हो गई। ऐसे Q3 निकालना है, तो 8.5 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा से गुणा करना होता है। तो 3 के लिए तो ये हो जाएगा 5 या 15, 8 16 24, अरे 25। तो 25.5 से ठीक बड़ी कौन सी है 33, तो 33 के सामने कौन सा चर है 50, तो Q3 का मान हो जाएगा 50। हमको निकालना है भाई क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 - Q1/2, तो 50 - 30/2 बराबर आ जाएगा अपना 10 आंसर। ठीक है, अगर आप आपको बोल दे वो निकालो Q3 - Q1/Q3 + Q1, ओके, तो 50 प्लस ये इसका कोफिशियंट हो गया। ठीक है, 20/80 बराबर 1/4, तो इसका हो गया 0.25 कॉफिशियंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप चीजें। ठीक है, आप दोबारा देख सकते हो चीजें, बाकी सेम है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये है सतत श्रेणी। ठीक है, तो इसमें हमको क्लास इंटरवल मिलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है आयोटा प्लस, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है QD बराबर L प्लस आयोटा n/4 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, 5 8 5 13, 33, 23 और 35। ठीक है, तो 35/4 निकालेंगे पहले, 35/4 कितना हो गया 832, 832.75। तो इससे ठीक बड़ी संख्या से बार बात कौन सी है,
Q1 के लिए, मतलब इंटू एक है ना, Q1 के लिए संचय बारंबारता, ठीक ये हो गई। इसमें ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। पहले अपन Q1 निकालते हैं। Q1 में क्या है, L, जो हमने जो वर्ग खींचा है ना, तो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे L कितना हो गया, इसकी लोएस्ट बार 10 प्लस आयोटा n/4 का मान कितना आया अपना 8.75। इससे ठीक छोटी बारंबारता, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया ना वर्ग, इससे ठीक छोटी -5। कौन फ्रीक्वेंसी कितनी है वर्ग की, 8 इंटू एच कितना है अंतर, 10 से 20 में कितना का अंतर है, 0 से 10 में कितने का अंतर, 10 का। तो इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा देखो, 10 प्लस 5/4 इंटू 3.75, 3.75, ओके। आप जो भी निकालोगे इसका मान आ जाएगा, ठीक है। ऐसे Q3 निकालोगे, Q3 के लिए देखो 8 × 3 कर देंगे इसमें, 8, 8 × 3 = 16, 24 प्लस 3/4 इंटू 3, 3×3 = 9/4, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 2.5, मतलब 24 से ऊपर आएगा। तो इसके सामने हो जाएगी ये वाली, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो जरूरत तो पड़ेगी इसकी, n/4 की जरूरत तो पड़ेगी। तो Q3 का हम लोग जैसे निकाल लेते हैं, 30 प्लस n/4 कितना हो गया, 8.75 इंटू 3 माइनस CF कितना हो गया, इससे ठीक बड़ी बारंबार, तब ठीक छोटी संचय बारंबार 23 अपॉन में फ्रिक्वेंसी इंटू एच, जैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो। Q3 का मान ये आ जाएगा, इसको सॉल्यूशन करोगे तो Q1 का मान ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इसके लाभ देख लेते हैं, क्या लाभ है। तो ये चरम मानों से कम प्रभावित होता है, मंझले मान पे उपयुक्त है, सरल एवं प्रभावी विधि है, ठीक है। सीमा क्या है, सभी डेटा बिंदुओं का उपयोग नहीं करता, तुलना के लिए सटीक मान नहीं हो सकता, वास्तविक जीवन में उपयोग, आर्थिक डेटा, शैक्षिक डेटा और गुणवत्ता नियंत्रण में काम आता है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए, ठीक है। अब मैं एक बार समरी बता देता हूँ इसकी है क्या, समरी, समरी, ठीक है। अगर 3 टाइप की श्रेणी मिलती है, व्यक्तिगत और असतत, तो हमको कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, आयोटा n+1/4 जो टर्म होती है ना, सीधा लिख दो। उस अगर संचयी बारंबारता वाला है तो उससे ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता जो होती है ना, वो वाला, उसके सामने वाला जो पद होता है वो होता है। व्यक्तिगत है तो n+1/4 से आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है, मान। अब दूसरा होता है सतत श्रेणी के लिए। सतत श्रेणी के लिए फॉर्मूला कौन सा है, क्वार्टाइल डेविएशन बराबर L प्लस आयोटा n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग इसकी एग्जाम्पल करोगे तो आप इस फॉर्मूले से करके देखना, एग्जाम्पल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ज्यादा वाले एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन अपन को जो एग्जाम में मिलेंगे उनकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी होगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो पिछले 2 लेक्चर में हमने लिमिट और QD चतुर्थांक विचलन पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद में हमारा टॉपिक है माध्य विचलन। जैसे पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था उसी तरीके से इसका एग्जाम्पल वगैरह के साथ में चीज़ें हम समझेंगे और इसको आसानी से कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, माध्य विचलन किसी केंद्र प्रवृत्ति माध्य, माध्यिका या मोड के सापेक्ष, मतलब से डाटा के विचलन का औसत है, ओके। यह डेटा की स्थिरता और प्रसार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें वही संचित मापन कौन से होते हैं, जब अपन नॉर्मल निकालते हैं। अगर उसमें किसी का डिवाइड कर देते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक का, तो वो सापेक्ष हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं मीन डेविएशन को, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको आप छोड़ दीजिए, अभी मैं पहले बताता हूँ पहले पहले क्या करते हैं। मान लो हमको 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, ठीक है। हमको इसका निकालना है माध्य विचलन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे माध्य। हमने इसका माध्य निकाला, ठीक है। या फिर निकालेंगे माध्यिका, या फिर निकालेंगे बहुलक। वो क्वेश्चन में दिया होगा कि हमको किसके सापेक्ष निकालना होता है, ठीक है।
ये निकाला हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए। फिर जो हमने 1 2 3 4 5 माने ना, इनमें से इसको घटा देंगे, 1 - ए, 2 - ए, 3 - ए, 4 - ए और 5 - ए। फिर इसका ले लेंगे हम मोड, मतलब निरपेक्ष मान, मोड ले लेंगे इसका, मतलब जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर इन पांचों का दोबारा से अपन जो है माध्य निकाल देंगे। जो माध्य निकालेंगे उसको ही हम बोलेंगे माध्य डेविएशन। ओके, अगर हमको इसका कॉफिशिएंट निकालना है तो भाई जिसके सापेक्ष हमने चीजें निकाली हैं तो भाग दे देंगे, ठीक है, जैसे बहुलक के सापेक्ष निकाला या फिर माध्य के सापेक्ष निकाला है उसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम, आई होप आप लोगों को कुछ बातें समझ आई होगी। अगर आपको 10% भी आई है तो बाकी की चीज़ें आप बाद में समझ जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, चीज़ें लिखी हुई है कैसे क्या करना है, हम समझेंगे मेन क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर जो है ये मेन क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। क्वेश्चन ले लिया हमने 10 20 30 40 और 50, ठीक है, ले लिया हमने। शुरुआत में मैंने बताया था आपको क्या करना है, सबका मीन निकाल लेना है, क्योंकि इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में मीन के सापेक्ष निकालना है, ठीक है। सबका मीन निकाला, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 अपॉन में जितनी संख्याएं 5, तो इसका मीन आ गया 30। अब हम इसको क्या करेंगे, सब में से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, -20 -20 -10 0 10 20। फिर इसका ले लेंगे मोड, तो माइनस का जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो 20 10 0 10 और 20। अब फिर इन जो पांच जो चीजें आई हैं पांच, उनका हम क्या करेंगे, उनका फिर से हम निकालेंगे माध्य। तो 20 + 10 + 0 + 10 + 20 अपॉन में संख्या कितनी है 5, तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो जो हमारा मीन डेविएशन आया है ना, वो आया है हमारा 12, ठीक है, 12 आ गया। लेकिन हमें पूछ ले कॉफिशिएंट क्या है, तो भैया जो हमने जो मीन माध्यिका जिसके सापेक्ष निकलवा रहा है शुरुआत में ही, जो हमने निकाला है उसका भाग दे देना है बस आपको, जैसे इसमें 30 था तो भाग दे दिया हमने, तो 0.4 आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऐसा तो श्रेणी के लिए, ठीक है। चीजें वही हैं, इसमें क्या करेंगे, बस एफ से गुणा कर देंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है, और समेशन ऑफ एफ नीचे, ठीक है। वही चीजें हैं, मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है, कैसे निकालेंगे इसको दिखाता हूँ। जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको हम करेंगे पहले समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 4 + 6 + 15 + 18, 18 तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे इसमें से इसका एफ इंटू एक्स, 40 120 150 120, 12 दूनी 24 26 215, आई थिंक 41 होते हैं, ठीक है, 410। तो हम जब भाग देंगे 410 में 18 का, तो हमारा आएगा 18 दूनी 36, हाँ 36, 18 दिया, रुको मैंने जोड़ा तो ठीक है ना, 24 और 15, 40 + 4, अच्छा ये 43 आएगा, ठीक है, 43 आएगा, 18 दूनी 36, कितना आ गया, तो ये लिख रखा है हमने 23.89। जब ऐसा केस आए ना तो आप कम लगभग मान सकते हैं इसका, ठीक है, या तो आप 23 मान लो या 24 मान लो, मैं इसका 24 मान लेता हूँ ना। अगर एक्यूरेट मान दिया हो तो ये लेना, लेकिन अपने जैसे एग्जाम होते हैं उसमें कम टाइम होता है तो हम लोग इसको 24 मान लेते हैं, ठीक है। 24 मानने से क्या होगा, हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, इसको 24 इसमें से घटा देंगे, 24 इसमें से घटा देंगे, 24 इसमें से और 24 इसमें से, कितना आएगा -14, कितना आएगा -4, कितना आएगा 6 और 16, ठीक है। तो फिर हम इसको वैसे वैल्यू लेंगे इनकी पॉजिटिव वाली, तो कितनी आ जाएगा ये, समेशन ऑफ कितना आ जाएगा ये एफ, ये समेशन ऑफ ये तो हो गया अपना एक्स, ठीक है, एक्स हो गया। अब हम इनको और एफ इंटू समेशन ऑफ, इनको अब एक्स बार लिख सकते हैं, या फिर जो है हमने ए घटाया है तो एक्स - ए कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको 14 इंटू 4, 14 चौके 56, 6 चौके 24, 56 जो 30 और 16 दूनी 32, 16 दिया 48, ठीक है, 8 4 12 और 6 18, 1 6 2 8, 8 और 6 12 और 3 15, ठीक है, 158 अपॉन में भाग दे सकते हैं हम किसका, जो हमने मीन माना है, ठीक है।
तो कितना माना है हमने, ये माना है 24, ठीक है। तो हम भाग देते हैं, 4 का दे लेते हैं, ठीक है। 6 चौको 24, 4 तिया 12, 8 चौको 32, 9 चौको 36.5, ठीक है। तो लगभग जो है हमारा माध्य विचलन इसमें कितना आ रहा है, छकना का 36, ठीक है, छकना का 36, जो भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि जितना भी आएगा, जैसे अगर अपन को मीन निकालना है तो ये जो वैल्यू दी रखी है ना 23.89, इससे ही निकालना है। लेकिन अगर नज़दीक आ जाए, जैसे 2.01 आ जाए या फिर 2.15 आ जाए, तो उसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको 24 मान लिया, तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन आपको एग्जाम में पता लग जाएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल, मेरे ख्याल से तो ये पॉइंट वाले क्वेश्चन वो देगा नहीं एग्जाम में एग्जामिनर, ठीक है। अगर दे दे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जैसे किया है, आपको मैंने तरीका तो बता दिया है, ठीक है, कैसे करना है, और आप उससे कर सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाली से, फ्रीक्वेंसी वाली से, ठीक है, सतत श्रेणी में। इसमें क्या करते हैं, इसमें मिड पॉइंट लेते हैं, सेम वैसे ही है, बस मिड पॉइंट ले लेते हैं, उसमें से घटाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, जैसे हमको 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है। हमने फ्रीक्वेंसी ले ली 5, 8, 10, 7, ये क्वेश्चन में दिया होगा दोनों को। हमको क्या करना है, 5 मिड पॉइंट, 15, 25, 35, समझ रही है ना, इनका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमारे लिए क्वेश्चन ये वाला नहीं बचा, अब हमारे लिए क्वेश्चन बच गया ये वाला सिर्फ, ठीक है। वो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बच गया अब, है ना। तो इसका हम एफ एक्स निकाल लेते हैं, कितना आया, 25, 120 आई थिंक, और 250, और जो है अपना कितना आ जाएगा, 245 के आसपास। और टोटल ये कितना है, समेसन ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 30, है ना। तो जोड़ के जब अपन भाग देंगे टोटल में, तो आंसर दे रहा है 21.33, है ना। वही चीज़ है, या तो आप इसको 21 मान के कर लो लगभग, है ना, या फिर आप जो है बिल्कुल अगर एग्जैक्ट मान के चल रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए ये क्वेश्चन बचा नहीं है, ठीक है। हमारे लिए बस यही दो डाटा है ना, मध्य पॉइंट में से उसको, मध्य मान में से उसको घटा देंगे, जो भी हमारा आया ए, है ना। फिर उनका निरपेक्ष निकाल लेंगे मान, मतलब मोड निकाल लेंगे। फिर उन सबको जोड़ के समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे, ठीक है। तो जो मान आएगा वो माध्य विचलन होगा। अगर हमसे पूछ लें कि कॉफिशिएंट क्या है, तो उसमें जो है कि शुरुआत में जो माध्य निकाला था उसका भाग और दे देंगे, बस यही है, बस इसमें और कुछ है नहीं इसमें, समझ रहे हो। अब इसके हम जो है मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। मुख्य बिंदु आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि मैं आपको अब बता देता हूँ कि इनके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन न्यूनतम होता है। जो माध्य विचलन होता है ना, ये अगर हम, जैसे मैंने बताया था, आप किससे निकाल सकते हो, माध्य से निकाल सकते हो, माध्यिका से निकाल सकते हो, और बहुलक से निकाल सकते हो। लेकिन जो सबसे न्यूनतम आएगा ना, वो आएगा माध्यिका से। अगर माध्यिका से आप माध्य विचलन निकालते हो ना, वो सबसे न्यूनतम होता है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ठीक है। माध्यिका से माध्य विचलन न्यूनतम होता है, और समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का बीजीय योग शून्य होता है। तो समांतर माध्य से हम निकालते हैं ना, समांतर माध्य निकाल लिया मान लो हमने, तो इनका अगर बीजीय योग करें ना, मतलब बिना वो बार लगाए और फिर उनको जोड़ दें, तो वो शून्य प्राप्त होगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये चीज थी इसमें दूसरी, जो याद रखने लायक है। और तीसरी चीज है, आप लिख सकते हो, ठीक है, समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। अगर समांतर माध्य से आप विचलन निकाल रहे हो ना, तो उनके वर्गों का योग न्यूनतम होता है। समांतर माध्य से निकाले गए वर्गों का योग न्यूनतम होता है। जैसे ये समांतर माध्य से हमने विचलन निकाल लिए, जितने भी आए इनका स्क्वायर करेंगे ना, तो वो जो आएगा ना सबसे न्यूनतम आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और चौथा है कि अगर हम इसमें कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं, इनको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसमें हम कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि वो चीज़ हम देखेंगे। लेकिन जो माध्य विचलन हो गया, मानक विचलन हो गया, या इससे पहले जो लिमिट वगैरह पड़ी थी हमने, इसमें जोड़ते हैं घटाते हैं तो इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इसको हमने गुणा कर दिया, मान लो ए एक्स प्लस बी, मतलब बी जोड़ दिया, एक्स गुणा कर दिया डेल को ना, तो इसका जो पॉजिटिव मान है ना, पॉजिटिव मान वाला मतलब ए से गुणा हो जाएगा ये पूरा, वो जो डेविएशन था ना एक्स का। तो ऐसे जोड़ वाक्य का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है चरों को के से गुणा करने पर माध्य विचलन भी
मोड के से गुना हो जाता है। ये चीज आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। अब देख लेते हैं इसके दोष। दोष क्या है इसके? दोष ऐसा है, समांतर माध्य माध्यिका व बहुलक से माध्य विचलन अलग अलग आने के कारण यह विक्षेपण की विश्वसनीय विधि नहीं है। माध्य से, माध्यिका से और बहुलक से जब आप अलग अलग निकालते हो ना, तो सबका मान अलग अलग आता है माध्य विचलन का। तो ये एक मतलब सबसे ही अलग आ रहा है मान, तो ये एक विश्वसनीय नहीं है। और प्लस माइनस में क्या करते हैं, अपने इसमें मोड लगाते हैं, प्लस माइनस में चेंजेस कर रहे हैं, छोड़ने के कारण यह एक अवैज्ञानिक व अगणितीय विधि है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको लिए देख लेते हैं। माध्य विचलन है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, माध्य विचलन है, माध्य विचलन है, आपको ऑप्शन दे दिया कि विचलनों का माध्य, विचलनों का माध्य। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको माध्य का विचलन, माध्य का विचलन। और यहीं आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब वो जो मोड लगाते हैं, ठीक है, विचलनों का माध्य। तो भैया ये होता है निरपेक्ष विचलनों का माध्य, क्योंकि हम उसमें पॉजिटिव विचलन लेके फिर उनका जोड़ते हैं और फिर उसका माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निरपेक्ष विचलनों का माध्य। और माध्य विचलन से क्या ज्ञात किया जाता है, अगर आपसे पूछ ले तो माध्य विचलन से आप तो देखो, मतलब माध्य विचलन किस किस से ज्ञात किया जाता है, तो भाई माध्य से ज्ञात किया जाता है, बहुलक से ज्ञात किया जाता है और माध्यिका से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो माध्य विचलन में सिर्फ यही चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, है ना, और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप छोटे छोटे आंकड़े लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ना कि बड़े बड़े आंकड़े लेके। और आपको जो अगर जेएसओ में क्वेश्चन पूछेंगे या फिर अपने सेकंड ग्रेड में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो इजीली आप कर दोगे सॉल्व, मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थैंक यू गाइज, यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? तो हमने अब तक लिमिट, क्यूडी और मीन डेविएशन, ये तीन चीजें हमने देख ली थी। अब हम देख रहे हैं मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन के बारे में हम जैसे पीछे समझते आए थे वैसे ही सारी चीजें करेंगे और धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ में इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा बिल्कुल टॉपिक खत्म हो जाएगा और मानक विचलन के साथ साथ इसमें जो भी जरूरी चीजें होंगी बची हुई स्टैटिक्स में, उसको सबको कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं परिभाषा से। परिभाषा देखते हैं पहले इसकी। मानक विचलन एक ऐसा मापन है जो डेटा बिंदुओं की केंद्रीय प्रवृत्ति से उनके विचलन को मापता है। यह डेटा के प्रसार और स्थिरता को मापने के लिए एक लोकप्रिय तरीका है। तो परिभाषा तो इतनी आती नहीं है एग्जाम में, हमको चालू करते हैं एग्जाम्पल और सूत्र से। तो पहले हम करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, उसके बाद में असतत के लिए और उसके बाद में सतत के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मानक विचलन। तो व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, जिसमें नॉर्मल डाटा दे रखे हो, ठीक है, 1 2 3 4, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखे हो, वो हो जाती है व्यक्तिगत श्रेणी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, का रूट। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे चीजें चलेंगी। देखो हमने क्या किया था, इससे पहले हम मीन डेविएशन भी देख लेते हैं, आपको वो याद हो जाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों चीजों में क्या है। उसमें क्या किया था हमने, जो हमको चर दे रखे थे उनका हमने जो है उसमें दे रखा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के हिसाब से निकालो, उसमें दिया होगा। इसमें तो सिर्फ माध्य के हिसाब से निकलवाएगा मानक विचलन में, लेकिन अगर वहां पे दे रखा हो तो हम उसमें जैसे माध्य के हिसाब से निकाल रहे, तो हम उसका पहले माध्य निकालेंगे, फिर माध्य को प्रत्येक चर में से घटाएंगे। मान लो ए आया माध्य, फिर जो अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो सबको पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ के इनका औसत निकाल लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन में जो भी जितने वो होंगे क्या बोलते हैं टर्म्स, उनको जोड़ देंगे और भाग दे देंगे उनका। ठीक है, तो ये होता है अपना माध्य विचलन। ठीक है, अब आता है अपना मानक विचलन पे, वो कैसे अलग है और क्या करते हैं। जैसे हमको चर दे रखे हैं, वही चीज चल रही है, चर का निकालेंगे हम लोग माध्य, माध्य को हम घटाएंगे, उसमें से एक्स आई में से माध्य को घटाएंगे। उसमें हमने क्या किया था, निरपेक्ष वैल्यू निकाली थी, उसके आगे ऐसे लगा दिया था, है ना, मोड लगा दिया था, लेकिन इसमें मोड की जगह इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर किया, उसके बाद में जो स्क्वायर के जो पद आए सारे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए स्क्वायर,
उसमें जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, उसका भाग दे देंगे और रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है अपना मानक विचलन, ठीक है, ये होता है अपना मानक विचलन। तो सेम वही चीजें हैं, आप इजीली कर लोगे उस चीजों को, आप एक दो प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम्पल की और ये चीजें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, गणना कैसे करते हैं, गणना के चरण जो मैंने बताया था वही चीजें हैं। सबसे पहले माध्य निकालेंगे, उसके बाद में उसको घटा देंगे, उसके बाद में घटा के जो बिंदु आएंगे उनका स्क्वायर कर देंगे और उनका योग कर देंगे और उनका माध्य निकाल देंगे दोबारा से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमको दे रखा 5, 7, 9, 10, 12, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे माध्य। माध्य आ गया मान लो अपना 8.6, देख सकते हो कैसे करें, राशियों की ओर बटे राशियों की संख्या, तो 8.6, अब तक आप सीख भी गए होंगे ये चीज, ठीक है। उसके बाद में हम निकालेंगे डेविएशन, सब में से इसको घटा देंगे 8.6 को, 7 - 8.6, 9 - 8.6, फिर इनका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लिया सबका, उसके बाद में जो ये आए हैं सबको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म्स से भाग दे देंगे, तो उसका ये तो आ गया, लेकिन इसका अगर रूट लगा देंगे तो वो HD आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। अगला है असतत श्रेणी के लिए, सेम मीन डेविएशन जो हमने पीछे पढ़ा था उसके जैसे ही है, ये तो हमारा होता ही है x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n, तो होता ही है। इसमें क्या होता है समेशन f, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आती है और प्रत्येक टर्म को f से गुणा करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे F1, F2, F3 जो भी है Fi मान सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि माध्य की गणना कैसे करें, देखो टर्म दे रखी है f इंटू एक्स अपॉन ये, तो माध्य निकालते हैं इसका शुरुआत में, उसके बाद में इसको विचलन निकाल लेते हैं, फिर विचलन का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर विचलन के स्क्वायर का योग कर लेते हैं और फिर समेशन ऑफ f से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे किया था इसको। तो ये ऐसे दे रखा है, ये x है, ये f है, तो 10, 20, 30, 40 कितनी बार दे रखा है, 4, 6, 5, 3, समेशन ऑफ fx कितना हो गया, जोड़ गुणा कर दो, 40, 120, 150, 120, तो टोटल कितना आ गया ये अपना, और अपन भाग दे देंगे इसमें से, ठीक है, मीन में से ये जितना भी आएगा ये इसका मीन होगा, फिर जो भी मीन आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी को भाग देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, 4 + 6 + 5 + 3 = 18, मीन आ गया, मीन को इनमें से घटा देंगे, 10 माइनस मीन, 20 माइनस मीन, 30 माइनस मीन, 40 माइनस मीन, ठीक है। ये जो मीन आ गया ना, अब इनका स्क्वायर कर लेंगे, फिर स्क्वायर कर लिया उनको, फिर से इनका मीन निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी से गुणा किया और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिया, तो ये फॉर्मूला आ गया, तो इससे जो है इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में क्या करते हैं, सेम वही है, इसमें जो x है ना, अब हमको x नहीं दिया होता, इसमें 0 से 10 दे रखा रहता है, ठीक है, 10 से 20 दे रखा होता है। इसमें क्या करते हैं हम, x होता है ना उसको अपन मिड पॉइंट मानते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है, 15 ऐसे, और वही जो पीछे जो कैलकुलेशन की थी वैसे ही ये हो जाएगा। गणना के देख सकते हो आप चरण, वर्ग माध्य का निर्धारण करेंगे, कौन सा वर्ग माध्य है, ठीक है, फिर माध्य की गणना करेंगे, विचलन निकालेंगे, विचलन का स्क्वायर करेंगे और ये योग करेंगे स्क्वायर का, और उसके बाद में भाग दे देंगे संख्या से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। आप फिर से देख सकते हैं इसको एग्जाम्पल को, तो 0 से 10 का कितना हो जाएगा, 5, 15, 35 और ये 35, ये 25, ठीक है। तो हमको अब जो श्रेणी बन के आएगी वो ऐसी आएगी, देखो, ठीक है, एक्स एफ, मान लो 5, 15, 25, 35, 5, 8, 10, 7, तो हमारी जो श्रेणी है वो इस टाइप की आ गई, ठीक है। अब आप सॉल्व कर सकते हो पीछे से कि भाई शुरुआत में इसका मीन निकाल लेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, फिर उसके मीन को घटा देंगे सब में से, मिड पॉइंट में से, 5 में से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, और उसके बाद में जो है स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से गुना करके फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा अपना HD आ जाएगा। इसमें क्या याद रख सकते हो आप, ये रूट जरूर होता है ऊपर, ठीक है, अगर रूट को आप हटा दोगे तो वो आ जाएगा अपना प्रसरण, ठीक है। तो क्या होता है प्रसरण, जो अपना वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस होता है कि मानक विचलन का स्क्वायर जो होता है अपना, वो होता है प्रसरण, ठीक है। अब जैसे कि हमने सब में पढ़ा था कॉफिशिएंट क्या होता है कि जो भी, जैसे कॉफिशिएंट की शुरू से बता देता हूं मैं, लिमिट का कॉफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 - Q1 अपन Q3 + Q1, ठीक है। मानक माध्य विचलन का
तो आप निकाल सकते हो कि माध्य विचलन अपॉन ए, जो भी अपन जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं चीजें, माध्यिका माध्य बहुलक के सापेक्ष, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मानक विचलन अपॉन में इसका आता है अपना औसत, या फिर बोल सकते हैं अपन माध्य। मानक विचलन में माध्य का भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो, नहीं भी करोगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। जैसे इसका दे रखा है, औसत निकाला हमने, इतना आ गया, मानक विचलन देख लिया हमने कितना आया, गुणांक में इसका भाग दे दिया औसत का, ठीक है। तो ये अपना मानक विचलन का कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। अब मुख्य बिंदु देख लेते हैं एच डी गुणांक के, ठीक है। एच डी गुणांक के जो मुख्य बिंदु हैं वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। एक तो इसका जो है सबसे अच्छी जो चीज है, इसका एक फॉर्मूला और है, जैसे मानक विचलन है एच डी का, दो फॉर्मूला, एक तो मैंने आपको जो बता दिया, अगर ऐसे ना देखा होगा तो ये होता है इसका फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, जिसमें ये पूरी टर्म है ना, ये वाली पूरी टर्म, इधर वाली ये पूरी टर्म होती है ना, इसको हम माध्य बोल सकते हैं, ठीक है। माध्य होता है, शुरू में माध्य निकालते हैं ना, वही माध्य होता है इसका, ठीक है। और एक्स स्क्वायर अपॉन एन ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस पे आप देखोगे तो शायद क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, नहीं आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, एक दो तीन नोट है इसमें जो हम देख लेते हैं कि अगर चलो अगर इसमें अचर राशि जोड़ते हैं ना हम, मान लो सिग्मा एक्स प्लस के किया हमने, तो ये इसमें अचर राशि जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हमने गुणा कर दिया, इसमें एक्स के कर दिया, तो ये के गुणा हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा हो कहीं पे कि भैया के से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो वो ये कि आप बोल सकते हो कि के से गुणा कर दिया अगर हमने, तो वो पूरा जो है वो पूरा के से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी, और बस यही था इसका। तो देखो ये तो खत्म हो चुका है, क्या मानक विचलन तो खत्म हो चुका है। इसके अलावा आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, वो मैं धीरे धीरे आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अब तो ज्यादा नहीं बच रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमारे लास्ट चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो चल रहा है वेरिएंस। इसके बाद में थोड़ा सा है जो इसी में बता देंगे, अलग से कोई वीडियो लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेरिएंस जिसको हम बोलते हैं प्रसरण, ठीक है, उसको हम पढ़ लेते हैं, या फिर प्रसरण या फिर विचरण बोल देते हैं, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं। वेरिएंस एक ऐसा माप है जो डेटा बिंदुओं के मीन से उसके विचलनों के वर्गों का औसत है। यह डेटा के प्रसार का मापन का एक तरीका है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे मानक विचलन, तो मानक विचलन का जो है ना स्क्वायर ही होता है प्रसरण, ठीक है। मानक विचलन का स्क्वायर कर लो और उसका वो प्रसरण आ जाएगा, ठीक है। या फॉर्मूला वगैरह आपने पीछे देख रखे हैं तो वो इजी हो जाएगा। इससे पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, अगर नहीं देखी हो तो आपने, उसमें क्योंकि मैंने पूरा ही बता दिया है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे क्या है। तो वो उसमें क्या था, रूट में होता था, वो क्या होता था रूट में भैया, रूट में होता था समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में एन, जितनी भी वो संख्याएं होती थी, यही तो होता था। तो हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लो एक्स के मान दे रखे हमको ये, तो हमने कोई भी इसका मीन मान लो, मीन हमने निकाला सबसे पहले, मीन इसका 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, तो हमारा मीन आ गया 30। इसमें से घटा देंगे सबको, 30 को घटा दिया एक्स माइनस मीन, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके इन सबको जोड़ के जितना भी आएगा 1000 आ गया लगभग, है ना। उसमें से जितनी संख्याएं उनका भाग दे देंगे 5 का, तो ये आ गया 200। तो ठीक है, इसका कितना हो गया वेरिएंस 200। अगर हमको इसका पूछे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मानक विचलन क्या है, तो इसका रूट कर दो 200 का, तो ये लगभग 14.14 आ जाएगा। या फिर बोल सकते 1.414, और 100 का कितना हो गया 10, तो ये आ जाएगा 14.14, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन क्या होता है। मूल बिंदु परिवर्तन जैसे मैंने पिछली बार बताया कि ए, अगर अपन को इसका दे रखा है कि डेल एक्स क्या है, विचरण दे रखा है, मतलब हमको दे रखा है डेल एक्स, है ना, और हमसे पूछे कि इसमें अगर ए जोड़ दिया घटा दिया तो इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, तो वो हो जाता है मूल बिंदु परिवर्तन। अगर इसमें अगर गुणा कर दिया तो क्या परिवर्तन आ रहा है, तो वो हो जाता है स्केल परिवर्तन, ठीक है। तो मूल बिंदु परिवर्तन किस में आता है ज्यादातर, तो ये आता है अपना माध्य, माध्यिका और बहुलक में ये चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन वहीं स्केल परिवर्तन जो आता है अपना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल दे लेते हैं 10 20 30, है ना। अगर हमने
वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, इसमें 5 वगैरह जोड़ोगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, वही मान आएगा। लेकिन इसको अगर गुना कर दिया ना तो वो भी, जैसे इंटू 2 किया तो वेरिएंस तो क्या होगा, 2 के स्क्वायर से गुना हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी चीज को गुणा करते हैं, जैसे x को k से गुणा कर दिया तो उसका जो एच डी आएगा वो तो k से गुना होकर ही आएगा, लेकिन उसका जो वेरिएंस आएगा वो k स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, तो आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, आप चलते हैं एडिशनल पॉइंट्स पे। एडिशनल पॉइंट्स में ये तो हो गया, लेकिन कुछ देख लेते हैं, मूल बिंदु परिवर्तन देख लेते हैं। मूल बिंदु परिवर्तन और स्केल परिवर्तन। तो देखो आप खुद ही देखना समांतर माध्य में होता है कि नहीं होता। लिख लेते हैं एक जगह, माध्यिका में अगर उसमें जोड़ते हैं कुछ तो भैया चेंज पड़ता है, माध्यिका में पड़ता है, बहुलक में पड़ता है, अगर गुणा करते हैं तो भी पड़ता है, तीनों में पड़ता है। और लेकिन अगर परास है, चतुर्थक विचलन है, जो भी अपने पढ़े पिछले, माध्य विचलन है और मानक विचलन है, अगर इनमें अगर जोड़ते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गुणा करते हैं तो फर्क पड़ता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और देख लेते हैं एडिशनल पॉइंट। एक ये याद रखना आपकी माध्य विचलन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मानक विचलन से। ठीक है, मानक विचलन से, सॉरी, जो माध्य विचलन होता है इसको हटा दो, इज इक्वल टू होता है अगर 7.5 माध्य विचलन इज इक्वल टू 6 मानक विचलन इज इक्वल टू 9 चतुर्थक विचलन, ये इसका वो होता है। अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो इससे हमको क्या पता लग रहा है दोनों से कि भैया मानक विचलन ज्यादा होता है, मानक विचलन ज्यादा होता है माध्य विचलन से, क्योंकि इधर 6 से गुना हो रहा है, इधर 60 से गुना हो रहा है, तो ये छोटा होगा तभी तो ज्यादा संख्या से गुना हो रहा है। तो इससे निकाल सकते हैं कि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। वैसे तो इसमें अब लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन हम जैसे देख लेते हैं कि इसमें एक और आता है माध्य वर्ग विचलन। ठीक है, माध्य वर्ग विचलन, ये क्या होता है माध्य वर्ग विचलन? इसमें हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य में से घटाते हैं। ठीक है, जैसे हमने तो इसमें माध्य के सापेक्ष निकाला, उसमें माध्यिका के सापेक्ष निकाला, इसमें जैसे मान लो हमको ए बी सी डी दे रखे हैं ना, और फिर इसका पूछ रहा है हमको कि भैया वो बताओ माध्य विचलन, तो हम पहले इसका माध्य निकाल के फिर इनमें से घटा देंगे। लेकिन हम मान लो हमने कल्पित माध्य मान लिया बी इसमें से घटा दिया, बी इसमें से घटा दिया, बी इसमें से घटा दिया, जो इसके जो माध्य वर्ग विचलन आता है ना, सेम जो समेशन ऑफ xi माइनस ए का होल स्क्वायर जो मानक विचलन आता है ना, वो सेम होता है। अगर ए कल्पित माध्य और x बार बराबर है ना तो सेम ही आएगा मानक विचलन के बराबर, माध्य मूल विचलन। ठीक है, और इसका जो होता है वर्ग माध्य मूल विचलन, उसमें रूट हो जाता है। ठीक है, माध्य मूल विचलन में तो रूट नहीं होता, लेकिन वर्ग माध्य मूल विचलन में रूट हो जाता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल विचलन, और इसका अगर स्क्वायर कर दो तो माध्य मूल विचलन। ठीक है, तो हम एक संबंध देख लेते हैं कि माध्य वर्ग विचलन जो भी पढ़ रहे हैं लास्ट में, माध्य वर्ग विचलन इक्वल टू होता है प्रसरण प्लस टी स्क्वायर। डी क्या है, डी क्या है इसमें, डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो ए क्या है, कल्पित माध्य हो गया अपना, एक्स क्या है जो हमने जो हमारा जो रियल माध्य है वो होगा। ठीक है, एक्स बार। तो ये आप देख सकते हो माध्य वर्ग विचलन जो होता है ना, वो या तो बराबर होता है या फिर ज्यादा होता है प्रसरण से। ठीक है, आप ये चीजें देख सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सब चीजें समझ में आ चुकी होगी। बाकी इसमें